हेलो एवरीवन, मैं पूजा पेपरटोला फैकल्टी। वेलकम टू फिलर फॉर्म। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, यदि आप ये जैसे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, इन ग्रुप से नहीं ज्वाइन हुए हैं तो हो सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे फिलर फॉर्म ऐप पर पेपर 1 पेपर 2 के भी वेरियस अलग अलग सब्जेक्ट के कोर्सेज जो चलाए गए हैं। यदि आपको इनरोलमेंट लेना हो या आपको कोर्स परचेज करना हो यूजीसी पेपर 2 लॉ का या अदर किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप हमारे इस फिलर फॉर्म ऐप पर जो भी कोर्स अवेलेबल है उनका कोर्स जो है परचेज कर सकते हैं। और यदि आप हमारा कोड यूज करेंगे पूजा 10, देन आपको 10% ऑफ मिलेगा। और साथ ही साथ यदि आप हमारा कोर्स परचेज करेंगे तो आपको मिलेंगे नोट्स, PYQ विद आंसर, 100+ मॉक टेस्ट। और साथ ही साथ यूजीसी नेट पेपर 1 पेपर 2 का इस टाइम 30% ऑफ चल रहा है। ठीक है। ये ऑफर जो है वो लिमिटेड है 28-29 तक ये रहेगा। जल्दी से बता दीजिए क्लास के बारे में। क्लास में ऑडियो वीडियो सब ठीक है? जल्दी से बता दीजिए क्लास के बारे में। क्लास मेरे एक्सेस में तो बढ़िया आ रही है ऑडियो वीडियो। बाकी किसी को भी कोई दिक्कत होगी तो बता सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। हम आज का टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, 1 मिनट वेट कर लेते हैं, तब तक सभी लोग जो भी ज्वाइन होना चाहते हैं वो हो सकते हैं तब तक। ओके। आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्टेजेस ऑफ क्राइम एंड इनकोहेट क्राइम क्या होते हैं। ठीक है, ये सारा टॉपिक रहेगा। और साथ ही साथ हम जर्नल एक्सेप्शंस को भी डिस्कस कर लेंगे। यदि हमारे पास टाइम जो है बचेगा तो हम जर्नल एक्सेप्शन को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, 1 मिनट वेट करते हैं, देन फिर स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने किया था जनरल प्रिंसिपल ऑफ द क्रिमिनल लाइबिलिटी, जिसमें हमने टाइप ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी को देखा था, जनरल प्रिंसिपल देखे थे, क्रिमिनल लाइबिलिटी के क्या होते हैं, तो हमने टाइप्स देखे थे। लास्ट क्लास के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने टाइप देखे थे, जॉइंट लाइबिलिटी, इंडिविजुअल लाइबिलिटी और कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी। इंडिविजुअल लाइबिलिटी जहां पर एक इंसान, एक पर्सन जो है, सिंगल एक पर्सन कोई कोई भी अपराध करता है और उसे जब पनिशमेंट मिलती है या लाइबल ठहराया जाता है तो वो सिंगल, उसकी वन इंडिविजुअल लाइबिलिटी वहां पर बनती है। और वहां पर यदि इन केस ऐसा हो कि दो या दो से ज्यादा, दो तीन चार लोग जो है मिलकर कोई क्राइम करते हैं, तो वहां पर उनकी ज्वाइंट लाइबिलिटी जो है मानी जाती है। ठीक है, और कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी भी सेम एज अ हमारा ज्वाइंट लाइबिलिटी की तरह ही होता है। और कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी में भी यही होता है कि एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन के क्राइम के लिए जो है लाइबल माना जाता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए एक, जैसे कि आपने किसी को पैसे देकर क्राइम करने के लिए भेजा कि आप उसकी डेथ करके आ जाओ, तो दोनों ही पर्सन, मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन के कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है होता है। ठीक है, 2 मिनट हो चुके हैं। और हाँ, हम आज की क्लास को डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करना करते हैं। तब तक यदि कोई बाद में आ जाता है तो एक बार उसको रिवाइज करवा देंगे जल्दी से। ठीक है, हम देख रहे हैं स्टेजेस ऑफ द क्राइम। आज के सेशन में हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ क्राइम क्या है, इनकोहेट क्राइम क्या है और जनरल एक्सेप्शंस क्या है। ठीक है, बात करते हैं स्टेजेस ऑफ क्राइम की, इनकोहेट क्राइम की। मतलब कि अपराध और अपराध के चरण और अपराध की अनिवार्यता। एसेंशियल ऑफ क्राइम क्या है, एक पर्सन होना चाहिए, फर्स्ट पर्सन की सबसे पहले क्या होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। मतलब ऐसा तो नहीं है, मतलब हमारे आईपीसी में ऐसा तो नहीं दिया गया कि एक जैसे कि एक जानवर, एनिमल कोई क्राइम करता है तो इसको सजा थोड़ी मिलती है ना। और इसलिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक पर्सन होना चाहिए, उसका मेंसरिया होना चाहिए, मतलब गिल्टी इंटेंशन होनी चाहिए। ठीक है, और फिर उसका एक्टस रिया होना चाहिए, देन फिर इंजरी होनी चाहिए, मतलब उसके एक्ट करने से, उसने जो एक्ट किया वो गिल्टी इंटेंशन से किया। ठीक है, और उसको क्या हुई, इंजरी हुई, मीन चोट हो गई।
ठीक है, जो कि दी गई है हमारे सेक्शन 44 ऑफ आईपीसी में। ठीक है, जो कि बताता है हार्म टू बॉडी माइंड एंड रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। ठीक है, बात करते हैं स्टेजेस ऑफ क्राइम है क्या, तो 4 स्टेजेस हैं हैव बीन प्रेस्क्राइब्ड, इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और कंप्लीशन। कि सबसे पहले तो क्या होनी चाहिए, इंटेंशन होनी चाहिए। किसी भी क्राइम को करने के लिए इंटेंशन होनी चाहिए, एक इंसान के दिमाग में आना चाहिए कि मेरे को वो क्राइम करना है ना। मतलब आप किसी का मर्डर भी कर रहे हो तो आपकी जब तक इंटेंशन नहीं, मतलब आपने सोचा ही नहीं, आपने बिल्कुल नहीं सोचा कि मेरे को उसका मर्डर करना है, आपने एक बार सोच लिया कि मेरे को उसका मर्डर करना है, देन आपने प्रिपरेशन किया कि मर्डर मेरे को किस माध्यम से करना, मतलब मेरे को कौन सा मतलब किस चीज से करना है, क्या मेरे को उसके उसे डंडे से मारना है, या उसे जो है वो पहाड़ी से धक्का देना है, या उसको चाकू से मारना है, उस बात की प्रिपरेशन करी। ठीक है, फिर अटेम्प्ट किया, मतलब प्रयास किया, यदि वो अटेम्प्ट सक्सेसफुल रहा तो वो क्राइम का कंप्लीशन हो गया। ठीक है, तो ये 4 स्टेजेस है हमारे क्राइम की, इंटेंशन होनी चाहिए, प्रिपरेशन होनी चाहिए, अटेम्प्ट होनी चाहिए, कंप्लीशन होना चाहिए। और इंटेंशन मीन मेंस रिया, इंटेंशन यदि मतलब एक इंसान ने सिर्फ सोचा कि मेरे को उसका मर्डर करना है, उसके बाद उसने कुछ नहीं किया, कोई प्रिपरेशन नहीं करी, कोई अटेम्प्ट नहीं करा, कोई कंप्लीशन नहीं करा, देन मेंसरिया जो इंटेंशन होती है इज नेवर पनिश्ड, उसे बोले मेंसरिया के बेस पर कभी भी किसी इंसान को दंडित नहीं किया था। मतलब सपोज करो एक छोटा बच्चा है, वो क्या कर रहा है, मतलब उसके दिमाग में आया कि मतलब एक शॉपकीपर है, वो उसे हमेशा डराता रहता है, तो उसके दिमाग में आया कि मैं ना इसे एक दिन मार दूंगा और इससे सारी चॉकलेट या सारी ही मिठाइयां ले लूंगा। तो क्या इंटेंशन पर आपको पनिश जो किया जा सकता है, तो इंटेंशन के बेस पर किसी भी पर्सन को पनिश जो है नहीं किया जाता। ठीक है, मतलब इरादे के बेस पर आपने सिर्फ सोच लिया कि मेरे को उसका मर्डर करना है, आपने कुछ किया ही नहीं, आपने उसकी प्रिपरेशन नहीं करी, उसका अटेम्प्ट नहीं करा, ना ही तो उसे कोई इंजरी हुई, कुछ भी नहीं हुआ, तो सिर्फ इंटेंशन के बेस पर किसी भी पर्सन को पनिश जो है वो नहीं किया जा सकता। ठीक है, और अटेम्प्ट इज पनिश्ड एज एज एन इनकोहेट क्राइम। ठीक है, और अटेम्प्ट क्या है, मतलब प्रयास क्या है, प्रयास को एक इनकोहेट क्राइम के रूप में भी दंडित किया जाता है। ठीक है, ठीक है, अटेम्प्ट को हम बोले, एक अटेम्प्ट क्या होता है, पनिश्ड किया जाता है एज एन इनकोहेट क्राइम। ठीक है, प्रयास को हम इनकोहेट क्राइम के रूप में भी दंडित करते हैं, किया जा सकता है। ठीक है, बात कर रहे थे स्टेजेस ऑफ क्राइम को, इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि इंटेंशन क्या होता है, प्रिपरेशन क्या होता है, अटेम्प्ट क्या होता है, और साथ ही साथ कंप्लीशन क्या होता है। ठीक है, बात करते हैं इंटेंशन फर्स्ट स्टेज ऑफ क्राइम है। ठीक है, और द इंडियन पेनल कोड डिफाइंड नॉट punished the intention stage of the committing a crime since it is a very first step। ठीक है, बोला है कि हमारे इंटेंशन, इंडियन पेनल कोड डज नॉट पनिश द इंटेंशन। ठीक है, इंटेंशन में क्या है, मतलब हमारे आईपीसी में क्या है कि सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन को हम क्या कहते हैं, पनिश जो है नहीं करते। मतलब एक इंसान के सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन है, इच्छा है, उसका इरादा है कि उसने वो क्राइम करना है, तो हम उसको इस बेस पर पनिशमेंट जो है वो नहीं दे सकते। ठीक है, और एक स्टेज है कमिटिंग अ क्राइम की, सिंस इट इज अ फर्स्ट स्टेप। ठीक है, और देर मस्ट बी अ बैड इंटेंशन, चाहे आपकी वो किसी भी कार्य को अपराध के रूप में वर्गीकृत करने का बुरा इरादा होना चाहिए। मतलब सबसे पहले एक फर्स्ट स्टेज मानी जाती है कि मेंसरिया होना चाहिए, मतलब इंटेंशन होनी चाहिए, वो भी बैड इंटेंशन होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी क्राइम को करने के लिए फर्स्ट स्टेज जो है मानी गई है, बट हमारे इंडियन पेनल कोड में इसे पनिश जो है वो नहीं किया, मतलब इंटेंशन के बेस पर आप किसी भी पर्सन को कमिट जो है मतलब पनिश जो है वो नहीं कर सकते। ठीक है, बोला है कि विच इज रेफर्ड एज अ मेंसरिया फॉर इट टू बी डीम्ड अ क्राइम, the act itself is not unlawful if there is no harmful intent behind it। ठीक है, और बोला है to be a crime both the intention और the conduct must be present। एक क्राइम होने के लिए, अपराध होने के लिए इरादा और ज्ञान, मतलब इंटेंशन और कंडक्ट का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, प्रेजेंट होना चाहिए। एक इंटेंशन होगी किसी पर्सन की और उसके द्वारा किया गया कार्य होगा तभी तो वो क्राइम होएगा।
ठीक है। इंटेंशन, नॉलेज, मोटिव, रेकलेसनेस एंड नेग्लिजेंस ऑल फॉल अंडर द अम्ब्रेला ऑफ मेंसरिया। बोला है मेंसरिया में क्या क्या इंक्लूड होता है हमारा, इंटेंशन एक पर्सन की इच्छा, ठीक है, और फिर बोला है नॉलेज उसका ज्ञान, और मोटिव मकसद, ठीक है, और रेकलेसनेस क्या होता है, लापरवाही, और नेग्लिजेंस ऑफ ऑल, ये सारे ही क्या है जो मेंसरिया की अम्ब्रेला टर्म में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। बात करते हैं इंटेंशन क्या है। इंटेंशन इज अ पर्सन विल, मतलब एक इंटेंशन क्या होती है, एक इंसान की इच्छा होती है, विल होती है, ठीक है। विल जो फोकस करती है ऑन द सर्टेन एक्शन, जो कि फोकस करती है किसी इंसान के कार्य करने पर, ठीक है, मतलब सर्टेन एक्शन किसी दूसरे के द्वारा किए गए कार्य पर ये क्या करती है, फोकस करती है, ठीक है। इंटेंशन क्या होती है, विल, कि आपने सोचा कि मेरे को किसी दूसरे इंसान को मर्डर करना है, तो आपकी वो इच्छा हुई, विल हुई, ठीक है, और ये फोकस करती है कुछ एक सर्टेन एक्शंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए अ शेप ऑफ, मतलब एक ए और बुरा, ए जो है वो बी को घूरा छोपता है, ठीक है, मतलब एक स्टॉप जो है वो छोपता है, ठीक है, स्टॉप स्टॉप करता है बी को, देन ए की देन द इंटेंशन इज क्लियर दैट ए वांटेड टू बी द किल। तो यहाँ पर ये क्या है, मतलब ऐसा है कि मतलब ए ने क्या किया, एक चाकू जो है उसे मार दिया बी को। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ए की इंटेंशन जो है वो उस इंसान बी को मारने की है, ठीक है। तो ये होती है इंटेंशन, इंटेंशन मीन इच्छा, ठीक है। बात करते हैं मोटिव की। व्हेन अ पर्सन एक्ट ही इज अ मोटिवेटेड टू अकम्प्लिश द गोल, बोला है जब कोई भी व्यक्ति अपने कार्य को करता है और तो वह अपने एक लक्ष्य को पूरा करने पर के लिए प्रेरित होता है, ठीक है। मतलब एक इंसान जो, एक पर्सन जो है, when a person act he is motivated to accomplish a goal, ठीक है। एक इंसान जो है, मतलब एक व्यक्ति जो है वो अपने कार्य को करने के लिए क्या है, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रेरित होता है, अकम्प्लिश होता है, मोटिवेटेड होता है उस गोल को अकम्प्लिश करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल दिया है कि मेरे मेरे एक दोस्त ने मेरी आइसक्रीम चुरा ली। ये बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, बट ये सिर्फ इसलिए दिए गए हैं ताकि आप कंसेप्ट को समझ सको, ठीक है। मेरे एक दोस्त ने, वन ऑफ माय फ्रेंड स्टोल माय आइसक्रीम, सो आई किल हिम, and when I took action I was motivated by the need of the reclaim of my ice cream। बोला है तो यहाँ पर मेरे एक दोस्त ने क्या करा, एक आइसक्रीम को चुरा ली और इसलिए मैंने उसे मार डाला। जब मैंने कार्यवाही की तो अपनी आइसक्रीम को पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता से प्रेरित था, ठीक है। मोटिव मीन होता है कि आप जो आप मतलब आप कोई भी कार्य करते हो तो आप मोटिवेटेड होते हो, मतलब आप इतने प्रेरित हो कि मैं अपने गोल को अचीव करूंगा। यदि आप जी गुड़िया जी, गुड आफ्टरनून। एक्चुअली कितनी देर से ना कोई नहीं, 11 या 12 मिनट्स हो गए, मतलब कोई भी क्लास में ज्वाइन नहीं हुआ था, तो मेरे को ऐसे लग रहा था कि कहीं मैंने क्लास जो है वो शेड्यूल करी है तो कहीं गलती तो नहीं होगी, बट मैंने बहुत ध्यान से करा था, सारे कोर्सेज में मैंने क्लास को ऐड किया हुआ था। आप काफी ज्यादा लेट आए, और बाकी तो कोई आए, मतलब आज पता नहीं आज एग्जाम वगैरह तो नहीं है किसी का, मतलब किसी भी अदर कोई एग्जाम तो नहीं है जुडिशरी वगैरह का। कि सारे लोग एग्जाम देने के लिए चले गए हैं। ठीक है, एक बार दोबारा से बता देती हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। हमने कुछ ज्यादा नहीं, अभी तो एग्जाम का टाइम नहीं है। हाँ, एग्जाम का टाइम नहीं है, लेकिन मैंने तो सोचा पता नहीं क्यों सारी ही क्लास जो है वो कोई भी नहीं आया। 5 और 6 स्टूडेंट जो तो आ जाते हैं कभी कभी, है ना, तो अभी आया नहीं कोई भी, तो फिर मैंने सोचा क्या क्या हो सकता है, ये एग्जाम हो किसी का, या तो हो सकता है कि मेरे से कोई गलती हुई हो, लेकिन आप ज्वाइन हो गए, इट मीन्स कि सारे ही कोर्सेज में मैंने क्लास का शेड्यूल जो है वो किया हुआ है। क्योंकि मेरे फोन में भी एक्सेस तो तभी आया ना जब मैंने क्लास का पूरा अच्छी तरीके से शेड्यूल किया हुआ है। ठीक है, चलो जल्दी से कर लेते हैं। स्टेजेस ऑफ क्राइम देख रहे थे हम कि क्राइम को करने की क्या क्या स्टेजेस हैं, ठीक है, और इनकोहेड क्राइम क्या है। तो बोला है सबसे पहले क्या होना चाहिए, पर्सन होना चाहिए, देन फिर मेंसरिया होना चाहिए, और फिर एक्टिसरिया होना चाहिए। मतलब एक व्यक्ति होगा, उसका गिल्टी इंटेंशन होगी, उसके द्वारा किया गया कार्य होगा, और उस कार्य से
क्या होगी, किसी को इंजरी होगी, किसी को हानि होगी, किसी को चोट होगी। अंडर सेक्शन हमारा 44 ऑफ आईपीसी में बताया है इंजरी का टर्म में क्या क्या इंक्लूड होता है। हार्म ऑफ द बॉडी हो गया, या माइंड हो गया, रेपुटेशन ऑफ द प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, किसी पर्सन के शरीर को कोई हानि हो रही है, या उसके माइंड को, रेपुटेशन को और प्रॉपर्टी को। ठीक है, फिर हमने देख लिया स्टेजेस ऑफ क्राइम क्या है। सबसे पहले क्या है, इंटेंशन है, प्रिपरेशन है, अटेम्प्ट है और कंप्लीशन है। इंटेंशन की बेस पर किसी भी पर्सन को पनिश नहीं किया जाता, और अटेम्प्ट क्या है, पनिशेबल है। मतलब किसी किसी केस में होता है ना कि आप अटेम्प्ट टू मर्डर कर रहे हो, तब भी आपको पनिशमेंट मिलती है ना। और अटेम्प्ट के बेस पर जो है वो पनिश किया जा सकता है। एज हम मानते हैं अटेम्प्ट क्या है, इनको हेट क्राइम हम उसे मानते हैं। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ क्राइम है, वो है इंटेंशन। ठीक है, गुड़िया जी कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो मेरे को बता दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि रिस्पांस देते रहिएगा और तभी तो क्लास में अच्छे। कब कब की ना मैं पूरा कमेंट की तरफ देख रही थी कि कोई आ क्यों नहीं रहा है क्लास में। ठीक है, चलो तो बात करते हैं फर्स्ट स्टेज की ऑफ द क्राइम। ठीक है, फर्स्ट स्टेज क्या है क्राइम की, इंटेंशन। बोला है हमारे इंडियन पेनल कोड में, हमारे इंडिया में क्या है, इंटेंशन कमिट, मतलब आपने कुछ सोचा, उस बेस पर आपको जो है वो पनिशमेंट जो है नहीं मिल सकती। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप तो है इंटेंशन। मतलब एक इंसान की कुछ भी, कोई भी क्राइम कर रहा है या कोई भी एक्ट करता है, आप खुद सोचो कि आपको भूख लगती है, मतलब आपकी इंटेंशन और आपकी इच्छा हो रही है खाना खाने की, तभी तो आप क्या करते हो, खाना बनाते हो, है ना। या तो आप क्राइम कर रहे हो कि आपने सोचा कि किसी का मेरे को मर्डर करना है, देन आपकी इच्छा होगी सबसे पहले की, तो आपकी इंटेंशन होगी, इरादा होगा आपका। ठीक है, तभी तो आप क्राइम को करोगे। ठीक है, तो बोला हमारे इंडिया में सिर्फ इंटेंशन के बेस पर जो है वो पनिशमेंट जो है वो नहीं मिलती। ठीक है, एक इंसान ने सोच लिया, आगे कुछ किया ही नहीं, तो उसको पनिशमेंट कहां से मिलेगी जब उसने कोई गलत एक्ट ही नहीं किया। ठीक है, तो बोला है कि हमारे क्राइम, मतलब हमारे इंडिया में कैसा सिस्टम है कि इंटेंशन के बेस पर एक तो आपको पनिशमेंट नहीं मिलती, दूसरा किसी भी क्राइम को करने के लिए एक्टस रिया होना चाहिए और मेंस रिया होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ मेंस रिया या इंटेंशन के बेस पर क्राइम थोड़ी ना कमिट होगा। ठीक है, और डू बी ए क्राइम बोथ और बोथ इंटेंशन, एक क्राइम के लिए क्या है, बोथ इंटेंशन और कंडक्ट जो है वो होना चाहिए। ठीक है, प्रेजेंट होना चाहिए। और इंटेंशन में क्या क्या इंक्लूड होता है, नॉलेज, मतलब मेंसरिया में क्या क्या इंक्लूड होता है, आपके इंटेंशन, आपको नॉलेज, आपका मोटिव, रेकलेसनेस और नेग्लिजेंस, ये सारे ही इंक्लूड होते हैं अम्ब्रेला ऑफ द एंसरिया में। ठीक है, और हमारा एक जो इंटेंशन के बारे में बताया गया है कि इंटेंशन क्या है, एक पर्सन की विल होती है, एक इच्छा होती है जो फोकस करती है किसी एक्ट को करने के लिए। ठीक है, ये तो मतलब आपकी अच्छा होगी तभी तो आप कुछ सर्टेन एक्ट करोगे। ठीक है, एग्जाम्पल भी दिया है कि एक ए पर्सन ने क्या करा, एक छुरा जो है वो मतलब दूसरे पर्सन को, एक बी पर्सन को क्या अगर चाकू से लगा दिया, तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ए की इंटेंशन थी कि बी को मारने की। ठीक है, बात करते हैं जो सेकंड हमारा इंटेंशन मेंसरिया में सेकंड इंक्लूड होता है मोटिव, आपका इरादा होना चाहिए, मकसद होना चाहिए। और व्हेन अ पर्सन एक्ट ही इज अ मोटिवेटेड टू अकम्प्लिश अ गोल, बोला है जब भी कोई व्यक्ति कार्य करता है तो वो अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रेरित होता है। अपने, यदि उसका मकसद है, आप उसने किसी का मर्डर करना है, तो वो तभी वो एक्ट करेगा यदि वो क्या है, मोटिवेटेड है उस एक्ट को करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए, उस गोल को अकम्प्लिश करने के लिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया है, बहुत छोटे छोटे और मतलब छोटे बच्चों वाले पूरे एग्जाम्पल है, बट ये सिर्फ इसीलिए है कि आप कंसेप्ट को अच्छे से समझ सको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिया है कि मेरे फ्रेंड ने क्या करा, मेरी आइसक्रीम को चुरा लिया और इसलिए इसलिए मैंने उसे मार डाला। ठीक है, जबकि मैंने जो एक्ट किया, व्हेन आई टुक एक्शन, आई वाज मोटिवेटेड बाय द नीड ऑफ द रिक्लेम ऑफ माय आइसक्रीम। ठीक है, जब मैंने ये कार्यवाही करी तो मेरे को, मैं अपनी आइसक्रीम की पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता से प्रेरित था। ठीक है, और थर्ड है हमारा नॉलेज। ठीक है, इफ अ पर्सन इज अवेयर द कंसिक्वेंसेस ऑफ देयर बिहेवियर येट डज नॉट सीम टू केयर, बोला है कि यदि व्यक्ति को अपने व्यवहार के परिणामों से अवगत है कि फिर भी परवाह नहीं करता है, मतलब एक इंसान को नॉलेज है कि मेरे इस एक्ट करने से किसी दूसरे पर्सन की डेथ हो सकती है, मेरे को नॉलेज है कि यदि मैं जो हूँ मैं गाड़ी अच्छे से नहीं चलाऊंगा और सामने वाले पर्सन को ऐसे मतलब
मतलब गाड़ी से उड़ा दूंगा तो दूसरा पर्सन जो है वो मर भी सकता है। ठीक है, यहाँ पर बोला है कि यदि पर्सन अवेयर है कंसिक्वेंसेस ऑफ देयर बिहेवियर्स, मैं जो एक्ट कर रहा हूँ जिसके क्या परिणाम जो है वो निकल सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी दिया है एक कि उदाहरण के लिए मैं अपने दोस्त को मारने और अपनी आइसक्रीम की पुनः प्राप्ति करने में असमर्थ था, इसलिए मैंने कुछ अलग करने की कोशिश करने का फैसला किया। मैंने अपने दोस्त को कार्डियोवेस्कुलर मुद्दे के बारे में पूरी तरह से जानता था, इसलिए मैंने खुद को भूत का वेश धारण किया और उसे रात में उसे डरा दिया। ठीक है, उससे मतलब एक बहुत छोटे बच्चों वाला एग्जाम्पल दिया गया है कि मतलब मतलब मेरे को, यदि मैं अपने दोस्त को मारने में असफल था, ठीक है, और फिर मेरे को ये नॉलेज था कि मेरा दोस्त जो है वो क्या है, भूत प्रेत से बहुत डरता है। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, एक्टिस्ट्रिया, जी जी, एक्टिस्ट्रिया नहीं, ये मेंसरिया के पॉइंट है। मेंसरिया में इंटेंशन आती है, नॉलेज आता है और हमारा मोटिव आता है। ठीक है, ये मेंसरिया के पॉइंट है। ठीक है, और फिर मैंने डिसाइड करा कि मैं क्या करूंगा, रात को उठूंगा और उसे इस माध्यम से डराऊंगा जिससे वो उसे क्या होगा, दिल का दौरा पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, मतलब उसे नॉलेज था कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरे उस एक्ट करने से दूसरे पर्सन की जान जो है वो जा सकती है। मैं कंसिक्वेंसेस, फॉर एग्जाम्पल के लिए, मेरे को गाड़ी चलाने अच्छे से नहीं आती है। ठीक है, मेरे को गाड़ी चलाने अच्छे से नहीं आती है और मेरे को नॉलेज है कि यदि मैं मेरे को अच्छे से गाड़ी नहीं चलानी आती, फिर भी मैं अपनी गाड़ी लेकर सड़क में निकल जाऊंगी तो दूसरा पर्सन, किसी को भी चोट आएगी तो वो मर जाएगा। ठीक है, तो ये है नॉलेज कि मेरे को पता है कि मैं जो एक्ट कर रहा हूं जिससे दूसरे पर्सन को नुकसान जो है हो सकता है। ठीक है, फिर बात करते हैं रेकलेसनेस की, लापरवाही जिसे बोलते हैं, इज अ स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, इन इन विच अ पर्सन इज एंटिसिपेटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ द कैरिंग आउट एन एक्ट। ठीक है, जो इन्होंने एग्जांपल दिया ना ये गाड़ी वाला, वो यहाँ भी एप्लीकेबल होता है कि लापरवाही क्या है, मन की स्थिति है, स्टेट ऑफ माइंड है, जिसमें कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने की संभावना का अनुमान लगाता है। जहां पर कोई पर्सन विच अ पर्सन एंटिसिपेट द पॉसिबिलिटी ऑफ द कैरिंग आउट एन एक्ट। ठीक है, बट फेल टू कंसीडर द रिस्क दैट मे बी रिजल्ट फ्रॉम द एक्ट। ठीक है, लेकिन उस कार्य के परिणाम स्वरूप होने वाले जोखिम पर विचार करने में विफल रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कि मेरे को, मैंने जैसे एग्जाम्पल दिया ना कि मेरे को गाड़ी चलाने अच्छे से नहीं आती है। ठीक है, और मैं रोड पर निकल गई। ठीक है, मैंने ये सोचा ही नहीं कि मेरे को अच्छे से गाड़ी नहीं चलाने आती जिससे दूसरे पर्सन की जान, मतलब कोई भी मेरी गाड़ी के सामने आ गया और मेरे को ब्रेक अच्छे से, मतलब मैं उस टाइम जो है वो नहीं लगा पाई तो दूसरे पर्सन की डेथ हो सकती है। ठीक है, वो होती है लापरवाही। देन रेकलेसनेस क्या है, हमें स्टेट ऑफ माइंड है जो ये बताता है कि पर्सन एंटिसिपेट द पॉसिबिलिटी, कि मैं ये कार्य करने की संभावना का अनुमान लगाता, मतलब कोई भी व्यक्ति जो है वो उस कार्य को करने की संभावना का अनुमान लगाता है, लेकिन उस कार्य के परिणाम स्वरूप होने वाले जो जोखिम है, जो होने वाला रिस्क है, उसके रिजल्ट का उसने विचार ही नहीं किया। ठीक है, फिर बात है नेग्लिजेंस की। देन इट इज अ फेल्यूर टू कैरी ऑन द ऑब्लिगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोला है कि नेग्लिजेंस भी लापरवाही होता है। वह क्या है, एक दायित्व या जिम्मेदारी निभाने में विफलता, जहां पर किसी इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी वहां वो फेल हो गया, उसकी जो ऑब्लिगेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी वो उस एक्ट को परफॉर्म करने के लिए हो गया फेल। ठीक है, there is a so universal punishment of the carelessness in a criminal law। बोला है आपराधिक कानून में लापरवाही के कोई सार्वभौमिक सजा जो है वो नहीं है। there is just a few circumstances, कुछ एक circumstances है when a criminal liability is established under the IPC। ठीक है, हमारी आईपीसी के तहत जो आपराधिक दायित्व जो है वो स्थापित किए जा सकते हैं। ठीक है गुड़िया जी, आपको समझ में आ रहा है। सिर्फ रेकलेसनेस में है कि यदि मैं कोई एक्ट कर रहा हूं, मतलब उसका क्या परिणाम हो सकता है, मैंने वो एक्ट, मैं उस एक्ट को कर रहा हूं, मतलब अपने उस कार्य को कर रहा हूं और उसका जो रिस्क है उसके बारे में मैंने सोचा है। ठीक है, और नेग्लिजेंस में क्या होता है, ये भी एक लापरवाही होती है, लेकिन यहाँ पर मेरी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और मैंने उन रिस्पॉन्सिबिलिटी पर खरी नहीं उतरी, मतलब मैं उस जिम्मेदारी को निभाने में क्या होगी, फेल होगी। ठीक है, जहां पर मेरे को जरूरत थी
केयर करने की, ठीक, वहां पर मेरे को ड्यूटी थी केयर करने की, वहां में केयरलेसनेस होगी। बोला है हमारे यहाँ पर बोला है जो कुछ एक सर्कमस्टांसेस है जहां पर क्रिमिनल लाइबिलिटी स्टैब्लिश करती है अंडर द आईपीसी, ठीक है। और द सेकंड स्टेज है वो प्रिपरेशन है। द सेकंड स्टेप ऑफ द और द स्टेट इन कमिटिंग अ क्राइम इज टू प्लान और ऑर्गेनाइज। बोला है अपराध करने का दूसरा कदम और चरण क्या है, योजना बनाना है, क्या स्थापित करना है। टू कैरी आउट अ क्रिमिनल एक्ट इन्वॉल्व करता है पुटिंग टुगेदर ऑल द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। बोला है जो आपराधिक कृत्य को अंजाम देने के लिए इसके लिए आवश्यक जो सभी संसाधन को एक साथ रखना जो है वो शामिल है, ठीक है। देर हैज नो यट not yet been an offense, and as a result there is no punishment for the offense at the point। बोला है अभी तक अपराध नहीं हुआ है, मतलब प्रिपरेशन में क्या है, आप अभी तक अपराध नहीं हुआ, आप सिर्फ तैयारी कर रहे हो, ठीक है। अभी आपने अटेम्प्ट भी नहीं किया, सिर्फ आप प्रिपेयर कर रहे हो। ये सेकंड स्टेप है हमारा स्टेज ऑफ कमिटिंग ऑफ अ क्राइम की, प्लान करना और उसको ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। यहां पर बोला है कि ऑफेंस अभी हुआ नहीं है, आप सिर्फ क्या कर रहे हो, उसकी तैयारी जो है वो कर रहे हो। और इट्स देयर इज अ नो पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंस, और प्रिपरेशन के लिए आपको पनिशमेंट जो है वो नहीं मिलती, लेकिन कुछ एक एक्टिविटी है, कुछ एक स्पेसिफिक एक्टिविटी है जिनको जो प्रोहिबिट किया है अंडर द आईपीसी में फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड, एंड इवन दे आर जस्ट आर बीइंग प्लान, ठीक है। मतलब कुछ एक एक्सेप्शंस भी दी गई है हमारे आईपीसी में जो ये बताती है कि यदि इस प्रकार का कोई एक्ट जो है वो उसकी प्रिपरेशन भी की जा रही है, ठीक है, मतलब आप उसकी तैयारी भी कर रहे हो, प्रिपेयर भी कर रहे हो, तो वो क्या है, प्रोहिबिटेड है हमारे आईपीसी में, ठीक है, फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड। मतलब चाहे आप उसकी तैयारी मतलब शुरू से आप उसके लिए प्रिपेयर ही कर रहे हो, तब भी उसको उसकी आपको पनिशमेंट जो है मिलती है। कुछ एक क्राइम ही है, एक मिनट, ये अटेम्प्ट है ना फोर्थ स्टेज, लेकिन यहाँ मैंने कुछ एक सेक्शन लिखे हैं, ठीक है। हाँ, जैसे कि आप क्या करते हो, यहाँ दोबारा से मैं जैसे डिस्कस करूंगी कि आप प्रिपरेशन के लिए कौन कौन से क्राइम है जिनकी आप पनिशमेंट मिलती है। जैसे कि आप प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, आप क्या करते हो, वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट कर रहे हो, ठीक है, आप भारत सरकार की जो मतलब सरकार के खिलाफ जो है वो युद्ध छेड़ने की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तब आपको प्रिपरेशन के लिए ही पनिशमेंट जो है वो मिलेगी। और प्रिपरेशन है टू कमिट अ depredation or the terrorist of the power at the peace of the government of India। जहां पर भारत सरकार के साथ शांति से शक्ति करने वाले जो क्षेत्रों का विनाश करने की आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तब भी आपको जो है प्रिपरेशन के दौरान ही जो है वो पनिशमेंट जो मिल सकती है। और आप प्रिपेयर कर रहे हो किसकी, डकैती करने के लिए, और आप प्रिपेयर कर रहे हो प्रिपरेशन ऑफ मटेरियल काउंटरफिटिंग ऑफ अ कॉइन, ठीक है, आप जो है जैसे सिक्कों की जालसाजी के लिए सामग्री का कब्जा कर रहे हो, ठीक है, तो भी बोला है वहां पर आपको पनिशमेंट जो है मिल सकती है। पोजेशन काउंटरफिटिंग कॉइन, ठीक है, नकली सिक्के रखना भी क्या है, गलत है, और आपको वहां पर पनिशमेंट जो है मिल सकती है, ठीक है। और साथ ही साथ बोला है पोजेशन ऑफ मटेरियल एंड काउंटरफिटिंग ऑफ अ क्राइम स्टैम्प, ठीक है, कि जो सरकारी डाक टिकटों की जालसाजी की सामग्री रखना भी क्या है, ये भी इस केस में भी क्या होगा, आपको प्रिपरेशन के लिए ही जो है वो पनिशमेंट जो है मिल सकती है, जो कि दिया है सेक्शन 256 में, ठीक है। पोजीशन ऑफ द काउंटरफिटिंग गवर्नमेंट स्टैम्प, ठीक है, नकली जो सरकार की स्टैम्प्स रखना वो भी गलत है, काउंटर मतलब काउंटरफिट करना गवर्नमेंट के स्टैम्प को, ठीक है, जो दिया है सेक्शन 259 में। और पोजीशन जो फॉल्स वेट और मेजर्स, ठीक है, गलत वजन या माप रखना जो है वो गलत है, ठीक है, तो उसके लिए भी आप को जो है वो प्रिपरेशन के दौरान ही पनिशमेंट जो है मिल सकती है। एंड पोजीशन फोर्स डॉक्यूमेंट और जाली दस्तावेज जो है रखना वो भी गलत है, और आपको पनिशमेंट जो है वो मिल सकती है, ठीक है। हम कर रहे थे प्रिपरेशन, आपको प्रिपरेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट चलते हैं अटेम्प्ट, ये हमारी थर्ड स्टेज मानी गई है क्राइम की, ठीक है। आफ्टर द प्रिपरेशन, यदि आपने आपकी इंटेंशन थी, ठीक है, आपने कुछ सोचा, उसके बाद आपने क्या करा, उसकी प्रिपरेशन करी, ठीक है, ठीक है, प्रिपरेशन करी, और फिर आपने अटेम्प्ट किया, मतलब आफ्टर द प्रिपरेशन हैव बीन कंप्लीटेड, जब आपने तैयारी कर ली, देन अटेम्प्ट इज कॉन्टिन्यूस स्टेप टुवर्ड एग्जीक्यूटिंग अ क्राइम, ठीक है, तो एक अपराध को अंजाम देने की एक दिशा
में एक प्रयास पर एक नियंत्रण कदम है। मतलब कि अटेम्प्ट क्या है, कॉन्टिन्यूस स्टेप है टुवर्ड अ क्राइम, कि आपको क्राइम करने का क्या है, एक कॉन्टिन्यूस स्टेप है कि आपने इंटेंशन, आपकी इंटेंशन थी, आपने प्रिपरेशन कर लिया, देन आप क्या करोगे, अटेम्प्ट करोगे, ठीक है, तभी तो क्राइम होएगा। एंड देयर इज नो एक्सेप्शन टू द रूल, इवन इफ द सर्कमस्टांसेस आर सच एज कमिटिंग द क्राइम would be impossible, and someone might be found guilty of the trying to do so or under the English law, and by the doing an act or goes beyond the simple preparation, ठीक है। बोला है कि भले ही परिस्थितियां ऐसी हो कि अपराध करना जो है असंभव होगा, ठीक है, कि ऐसा हो कि आपने क्या करो, प्रिपरेशन कर ली है, लेकिन अटेम्प्ट बोला है जहां पर आपको दिखाई देता है कि जो अ, अपराध जो है वो कुछ एक सर्कमस्टांसेस है, वो दिख रही है कि यदि क्राइम जो है वो इम्पॉसिबल है, ठीक है, जो अपराध है वो करना असंभव है, देन सम वन माइट टू बी फाउंड गिल्टी टू ऑफ द ट्राइंग, देन किसी को भी बोला है गिल्टी, मतलब क्राइम को करने के लिए गिल्टी जो है वो माना जा सकता है, कोशिश करने पर भी दोषी पाया जा सकता है जो सरल तैयारी से परे है, ठीक है। मतलब आप देखते हैं ना, अटेम्प्ट ऑफ मर्डर के लिए आपको पनिशमेंट है, अटेम्प्ट टू, मतलब अटेम्प्ट के केसेस में ज्यादातर जो है वो हाफ पनिशमेंट जो है वो मिलती है, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, आपकी इंटेंशन थी, आपने प्रिपेयर भी किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ एक ऐसी सर्कमस्टांसेस हुई जिनसे क्या है कि आप क्या कर सके, उस क्राइम को पूरा का पूरा जो है वो कंप्लीट नहीं कर सके, ठीक है, और आपको अटेम्प्ट के बेसिस पर भी पनिशमेंट जो है वो मिलती है, आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। देन एक केस है नारायण दास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, द डिफेंडेंट हैज अ undeclared notes swayed into his plant and was dictated by the custom officials, बोला है। एक केस है नारायण दास वर्सेस पश्चिम बंगाल, राज्य प्रतिवादी ने अपनी पैंट में अघोषित जो नोट सिले थे, मतलब उसने क्या करा था, जो उसकी पैंट थी, ठीक है, उसने अब जो अघोषित नोट थे वो सिल रखे थे, और सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा इसे पता लगाया गया, जो भी कस्टम ऑफिशियल्स है उन्होंने उसका पता लगा दिया। देन कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो उसने तैयारी का बिंदु पारित किया था वो समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम के अनुसार और देश से बाहरी नकदी और नोटों की तस्करी करने का एक प्रयास था, ठीक है। देन कोर्ट ने हेल्ड किया, इट had passed to the point of the preparation according to the sea custom act, attempting to the smuggle cash notes out of the country is a crime, ठीक है। यहाँ पर उसने मतलब कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये प्रयास कर रहा था कि वो क्या कर रहा है, नोटों की तस्करी कर रहा है, मतलब स्मगलिंग कर रहा है कैश नोट्स की, ठीक है। तो वहां पर उसे जो है वो पनिशमेंट मिली। एंड द लास्ट स्टेज है हमारी अकम्प्लिशमेंट, मतलब फाइनल स्टेज ऑफ द क्राइम है, इट इज द लास्ट स्टेप है क्रिमिनल एक्ट का। इन दिस स्टेज द ऑफेंडर कंप्लीट करता है अपनी सारी थ्री प्राइमरी फेसेस, जैसे कि इंटेंशन हो गया, प्रिपरेशन हो गया और अटेम्प्ट हो गया, इसको वो फाइनल करता है। आपने इंटेंशन भी थी आपकी, आपने प्रिपेयर भी किया, फिर आपने अटेम्प्ट भी कर दिया, और अटेम्प्ट वो सक्सेसफुल रहा, ठीक है, अटेम्प्ट वो सक्सेसफुल रहा, तो वो हो गया अकम्प्लिशमेंट, ठीक है, कि आपने क्या करा, पूरा का पूरा क्राइम जो है कर दिया। एट दिस पॉइंट द इंडिविजुअल इज कंप्लीटली द एक्टस रिया, यहाँ पर इंडिविजुअल ने, मतलब आपने गिल्टी इंटेंशन, तो आपको मेंसरिया आपको शुरू में ही आपकी इंटेंशन में दिख रही थी, लेकिन जब आपने उस क्राइम का अकम्प्लिशमेंट कर दिया, देन एक्टस रिया जो है वो आपको दिखी, ठीक है, उस पर्सन ने एक्टस रिया भी कंप्लीट कर दिया, ठीक है। ये सारे ही स्टेजेस थे क्राइम के, और डिफरेंस बिटवीन अटेम्प्ट एंड प्रिपरेशन फॉर द फॉर एन अटेम्प्ट, ठीक है। बोला डिस्टिंक्शन बिटवीन द अटेम्प्टिंग समथिंग द एंड प्रिपेयरिंग फॉर इट हैज लॉन्ग बीन डिबेटेड। ऑन द अदर हैंड academic evaluation has been defined the difference between attempt and preparation, बोला द टर्म जो हमारी, जब हम इसका डिफरेंस देखते हैं कि जो प्रयास है और एक प्रयास की तैयारी के बीच में क्या अंतर है, तो द टर्म प्रिपरेशन, जिसकी तैयारी शब्द है, वो रेफर करता है एक्वायरिंग द टूल नेसेसरी टू ट्राई द क्राइम, ठीक है, कि तैयारी जो है अपराध की कोशिश करने के लिए आवश्यक उपकरण को प्राप्त करने का उसको संदर्भित करता है। मतलब प्रिपरेशन रेफर करता है किसका,
कि एक्वायरिंग द टूल नेसेसरी टू ट्राई द क्राइम, ठीक है, जो कि क्या है, नेसेसरी है क्राइम को करने के लिए, ट्राई करने के लिए, ठीक है। मतलब यदि आप प्रिपेयर कर रहे हो, इट मीन आप प्रयास कर रहे हो कि आप क्या है उस क्राइम को करने के लिए क्या कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो। और अटेम्प्ट रेफर करता है एक्चुअल एक्ट, ठीक है, यहां पर आप सिर्फ ट्राई कर रहे थे प्रिपरेशन में, लेकिन जो अटेम्प्ट है वहां पर आप एक्चुअल एक्ट कर रहे हो, टू वॉट द परफॉर्म कर रहे हो उस क्राइम को आफ्टर द इनिशिएशन, ठीक है। यहां तक जो है वो समझ में आ गया है। देन नेक्स्ट चलते हैं, एक केस है, दो केस है। एक्ट ऑफ द प्रिपरेशन इज नॉट अ क्राइम, कि आप सिर्फ प्रिपेयर कर रहे हो वो नॉट अ क्राइम है, बट मेकिंग एन अटेम्प्ट इट वाज नोटेड द सुप्रीम कोर्ट इन द अमन कुमार स्टेट ऑफ हरियाणा के केस में बताया था कि जो अटेम्प्ट है इज पनिश्ड है, मतलब सिंस इट रेज द स्पेक्टर ऑफ द डेंजर एंड दैट a person's moral responsibility is the same whether he failed to carry out the objective, ठीक है। बोला है कुछ एक केसेस होते हैं, वैसे तो होता है कि कार्य की जो तैयारी करना है, प्रिपरेशन करना है, वो अपराध नहीं होता बल्कि एक प्रयास है, ठीक है, बल्कि एक अटेम्प्ट होता है। लेकिन अमन कुमार वर्सेस हरियाणा का एक जो केस आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि जो प्रयास है, एक प्रयास को दंडित किया जाता है क्योंकि यह खतरे की आशंका जो है वो पैदा करता है, ठीक है। मतलब प्रयास जो है, प्रिपरेशन जो है और अटेम्प्ट जो है वो दंडित किया जा सकता है क्योंकि ये बड़े खतरे की ओर जो है वो की आशंका करता है कि और ये एक व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी वही है जो अपने उद्देश्य को पूरा करने में विफल रहता, मतलब आपकी आप इस पर्सन अटेम्प्ट किया है, इट मींस उसकी इंटेंशन जो थी गलत थी, ठीक है, और वो अपने गोल को अचीव नहीं कर पाया, वो फेल हो गया टू कैरी ऑन आउट हिज ऑब्जेक्टिव, ठीक है। उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इज सम वेदर ही फेल टू कैरी आउट द ऑब्जेक्टिव। और एक और केस है हमारा सयांगम वर्सेस हमारा स्टेट ऑफ कर्नाटका, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि अटेम्प्ट टू कमिट अ क्राइम मस्ट बी डिफरेंशिएट फ्रॉम द इंटेंशन टू डू और एंड द प्रिपरेशन ऑफ फॉर इट्स कंडक्ट, ठीक है। बोला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपराध करने के फैसले के प्रयास के करने के इरादे और उसके आचरण की तैयारी से अलग जो है किया जाना चाहिए, ठीक है। मतलब आपका अटेम्प्ट और प्रिपरेशन जो है वो एक अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है, और उनको डिफरेंशिएट करना जो है वो बहुत जरूरी होता है, ठीक है। गुड़िया जी समझ में आ रहा है, ठीक है। इनकोहेट क्राइम करते हैं, स्टेजेस ऑफ क्राइम हमारा कंप्लीट हो गया। इनकोहेट क्राइम को डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, सिंपल सा है, सिंपल ही लेके आई हूँ। वैसे तो मैंने इसको भी मैंने सिंपल ही किया था, लेकिन फिर बाद में डिटेल में जो है वो स्लाइड्स ऐड कर दी, ठीक है। इनकोहेट क्राइम क्या है, जस्ट बिगिन एंड नॉट फुली फॉर्म्ड और डेवलप। बोला है जो कि जैसे कि कुछ अटेम्प्ट होता है ना कि आप पूरी तरह से उस क्राइम को खत्म नहीं कर पाए, मतलब उसको कंप्लीट नहीं कर पाए, आपने अटेम्प्ट ही किया, तो वो होता है इनकोहेट क्राइम, ठीक है। जस्ट बिगिन अभी शुरू हुआ या पूरी तरह से गठित या विकसित जो है वो नहीं हुआ, ठीक है। नॉट फुली फॉर्म्ड और डेवलप। इलस्ट्रेशंस क्या है, एग्जाम्पल है कि ए जो है वो किसकी बी बोले ए कमिट करना चाहता है मर्डर को, ठीक है, और ए बी के पीछे छिपता है, ठीक है, और उसके सिर पर जो बल्ले से जोर से बार कर देता, मतलब वो ए जो है वो बी की डेथ करना चाहता है, ए जो है वो बी के पीछे छिपता है, मतलब छुपके से उसके सिर पर जो है वो बल्ले से मतलब बैट से क्या करता है बार कर देता है, और जिससे बी गिर जाता है और ए उसके शरीर को नदी में फेंक देता है, ठीक है। लेकिन बी किसी तरह से बच जाता है, यह एक इच्छित मेंसरिया को पूरा नहीं, मतलब यहाँ पर वो बच गया, ठीक है, मतलब वो कहा था नदी में उसने फेंक भी दिया लेकिन उसके बाद भी वो जो है बच गया, ठीक है। बी कोलैप्स एंड थ्रो हिज बॉडी इन द रिवर एंड बी समहाउ सर्वाइव, ठीक है। बी जो है किसी भी तरह से वो जिंदा रह गया, एंड हियर द इंटेंशन ऑफ द मेंसरिया इज नॉट फुलफिल्ड which was to murder B, ठीक है। यहाँ पर ए की इंटेंशन जो थी मेंसरिया जो था वो फुलफिल नहीं हुआ क्योंकि ए जो था वो बी का मर्डर करना चाहता था, एंड बी कुड नॉट बी चार्ज फॉर द मर्डर बट ओनली द अटेम्प्ट टू मर्डर, ठीक है। यहाँ पर एक बी जो है वो उन्होंने जो है वो सक्सेसफुली बी को मार मतलब ए जो है वो बी को नहीं मार सके सक्सेसफुली, वो मरा नहीं, ठीक है।
तो यहाँ पर ए को जो मर्डर है उसके लिए चार्ज नहीं किया जाएगा, अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए चार्ज किया जाएगा। ये होता है इनकोहेरेंट क्राइम कि वो कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, वो फुली जो है वो परफॉर्म नहीं हो सका, ठीक है। और बोला है जो टाइप ऑफ ऑफेंसेस है वेयर द मेंस rea इज नॉट फुली फुलफिल्ड इज कॉल्ड इनकोहेरेंट क्राइम, ठीक है। जहां पर मेंस rea जो है वो फुलफिल, जहां उसकी इंटेंशन थी, जैसे मेरी इंटेंशन थी कि मैं उस काम को करना चाहती थी, ठीक है, कि मैं क्या करूंगी, उस पर्सन की डेथ कर दूंगी, ठीक है। तो वो उस पर्सन की डेथ नहीं हो पाई, जहां पर मेंस rea जो है फुली फुलफिल नहीं हो पाया, ठीक है। मेंस rea जो है नॉट फुलफिल कॉल्ड एज इनकोहेरेंट क्राइम, ठीक है। जहां पर किसी इंसान की इंटेंशन थी और वो फुलफिल नहीं हो पाई, मतलब उसे परफॉर्म नहीं कर सका, तो वो हो गया इनकोहेरेंट क्राइम, ठीक है। देयर आर द 3 टाइप है हमारे इनकोहेरेंट क्राइम की। एक तो आप अटेम्प्ट करते हो, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी किया, आपने कोई षड्यंत्र रचा कि मेरे को ये काम करना है, मतलब आपने क्या करा, पूरा पूरा षड्यंत्र रचिए, मतलब पूरी साजिश कर दी उस पर्सन को मारने की, लेकिन आप फिर भी जो है वो मार नहीं सकी, ठीक है। और अबेटमेंट, आपने दूसरे पर्सन को उकसाया, ठीक है, यहां तक। हाँ, और फिर हमने वही जो इंटेंशन प्रिपरेशन, एक्चुअली मैंने पहले सिर्फ इतनी सी स्लाइड्स बनाई थी, ये 3-4, ठीक है, लेकिन बाद में उसको ऐड कर दिया। लेकिन यहाँ पर भी बिल्कुल सिंपल है कि इंटेंशन है, प्रिपरेशन है, मतलब इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और कंप्लीशन, ये सारी स्टेजेस हैं क्राइम की। इंटेंशन के बेस पर आपको कभी भी पनिश नहीं किया जाएगा। अटेम्प्ट जो है वो पनिशेबल होता है, क्योंकि इसे ये इनकोहेरेंट क्राइम हम मानते हैं, ठीक है। लेकिन प्रिपरेशन जो है वो कुछ एक केसेस में जो है वो पनिशेबल होता है, पनिश जो है वो किया जाएगा प्रिपरेशन के केस में, ठीक है। यदि कोई पर्सन कुछ एक क्राइम, जैसे कुछ एक एक्सेप्शन दिए हैं, यदि कोई पर्सन उस चीज की प्रिपरेशन भी कर रहा है तो उसको जो है वो पनिश जो है किया जाएगा। जैसे कि हमने ये भी देख लिया है, प्रिपरेशन ऑफ वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है, ये सब देख लिया है। और फिर आज हम जो है वो नेक्स्ट भी डिस्कस कर लेते हैं जर्नल एक्सेप्शंस, ठीक है। हमने जर्नल प्रिंसिपल ऑफ द क्रिमिनल लायबिलिटी को डिस्कस कर लिया कल, बहुत ही ज्यादा डिटेल में जो था वो डिस्कस किया था। मेरे को फिर बाद में ऐसे लगा कि शायद इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम लोग अभी मतलब ऐसा तो है नहीं कि हम अपने लॉ स्कूल्स में हैं या हम BLLB LLB कर रहे हैं जहां पर हमें छोटी छोटी चीजों को समझने की जरूरत है। बट फिर कोई बात नहीं, ठीक है। वहां पर भी ये था कि एक एक स्टेप, यदि किसी ने आज तक भी हमारे IPC को टच नहीं किया तब भी पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि आपने LLM वगैरह कर लिया है देन यहाँ पर जरूरत जो है इतना डिटेल में जाने की नहीं थी, ठीक है। जी गुड़िया जी, आप मेरी बात से सहमत हैं? आप लोग ना मेरे को एडवाइस भी कर सकते हो कि मैं किस तरीके से जो है वो करवाऊं, ताकि सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और सब चीजें जो है कंप्लीट हो जाए। मतलब आप एडवाइस भी कर सकते हो, इतना भी है, ठीक है। बात करते हैं आज के टॉपिक की, ठीक है। जर्नल एक्सेप्शंस को मैं बहुत डिटेल में जो है वो लेके नहीं आई हूँ, क्योंकि मैंने कंपेंडियम में देखा था, जो हमारा यूजीसी नेट जो मेरे पास भी ये बुक है अरिहंत की, शायद आपके पास भी होगी, ठीक है। तो उसमें भी मैंने देखा था कि एक एक सेक्शन को बहुत अच्छे दिया था कि सेक्शन 76 में क्या है, 70, यहाँ तो मैंने यहाँ पर पूरा बहुत डिटेल में नहीं, सिर्फ मेन मेन टॉपिक ही मैं जो है लेके आऊँ, ठीक है। बट जी गुड़िया जी, LLM करेंगे तो ही तो यूजीसी नेट एग्जाम देंगे। जी 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 गुड़िया जी, तभी तो मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पर यदि आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो मेरे को कहीं ना कहीं कल ये फील हुआ कि शायद मैं बहुत डिटेल में चली गई थी, छोटे बच्चों वाला पूरा कंसेप्ट हो गया था। बट कोई बात नहीं, अब हम जो है वो थोड़ा सा फास्ट ही चलेंगे, ठीक है। डिस्कस कर लेते हैं जर्नल एक्सेप्शंस, ठीक है। सबसे पहले जर्नल एक्सेप्शंस होते क्या हैं, तो डिफेंसेस होते हैं। बट ये होता है ना कि यदि आप सीक्वेंस वाइज चल रहे हो ना, तो आपको पीछे के कंसेप्ट जो है वो भी अच्छे से हो जाते हैं, मतलब क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। इतना होता है, इसलिए जो है वो थोड़ा सा डिटेल में जो कभी कभी चली जाती, कभी कभी मेरे को, आपको भी ऐसे लगता होगा ना कि कभी कभी मैं एक चीज को बताने लगती हूँ तो उस बहुत डिटेल में ही चली जाती हूँ, ठीक है। कोई बात नहीं, अब मेन तो ये, पर हम तो स्टूडेंट क्लास में
हाँ हाँ, ये है। हाँ जी, जी गुड़िया जी। पर हम तो स्टूडेंट क्लास में ध्यान ही नहीं देते। हाँ, अ, ये ऐसा तो होता है कि हम लॉ स्कूल में होते हैं तब तो हम एग्जाम को पास करने में ही जो है वो ध्यान देते हैं, लेकिन मतलब चलो कोई बात नहीं, मतलब आप लोग कंफर्टेबल हो मतलब मेरे इस वे से जैसे मैं करवा रही हूँ, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फिर मैं तो मतलब नेक्स्ट मंथ से जैसे कि मई में क्या होगा कि यदि मेरे को मतलब संडे को भी क्लास लेनी पड़ेगी तब भी मैं ले लूंगी। ठीक है, वो कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि मेरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। पहले मैं थोड़ा सा डर गई थी, लेकिन अब जो है वो हो जाएगा। बस ये है कि आप लोग जो है कंफर्टेबल होने चाहिए मेरे साथ, जो है अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हैं और अच्छे से समझ पा रहे हैं, फिर कोई दिक्कत जो है वो नहीं होगी। ठीक है, बात कर लेते हैं जनरल एक्सेप्शंस की। ठीक है, बाकी आप मेरे को एडवाइस दे सकते हैं, टाइम टू टाइम मेरे को बता सकते हैं। ठीक है, जनरल एक्सेप्शंस अंडर द इंडियन पेनल कोड। इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि जनरल एक्सेप्शंस होते क्या है। तो हमारे पास जैसे डिफेंसिव आपका क्लास बहुत ही अच्छा है। ओके गुड़िया जी, थैंक यू। बोला है जनरल एक्सेप्शंस होते क्या है हमारे, जैसे कि होता है कि आप पर कोई केस चलाया जाता है ना, तो आपको डिफेंसेस, आप अपनी जो है वो अपनी रक्षा के लिए, अपना डिफेंस देने के लिए कुछ एक आपको जनरल जो है डिफेंसेस देंगे, वो होते हैं हमारे जनरल एक्सेप्शंस। ठीक है, तो जनरल एक्सेप्शंस क्या होते हैं? जनरल डिफेंसेस होते हैं जो प्रोवाइड किए जाते हैं एक्यूज को, जिस पर्सन ने अपराध किया होता है ना, जो एक्यूज होता है उसे दिए गए होते हैं हमारे जनरल एक्सेप्शंस, ताकि आप क्या करो, जो है वो आप जनरल डिफेंसेस के बेस पर जो है वो आप अपना डिफेंस जो है वो पेश कर सको। ठीक है, ताकि जो है वो आपको आप बच सके, अब क्रिमिनल लाइबिलिटी से जो है वो बच सको, आपका दायित्व जो है वो इतना ना रहे। ठीक है, अपराध जो अपराधी होता है उसके बचाव के लिए जो है वो प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, जनरल एक्सेप्शंस क्या है? आर द डिफेंस है जो प्रोवाइड होते हैं एक्यूज के लिए, विच एक्सप्लेट क्रिमिनल लाइबिलिटी, जिससे क्या है वो आपराधिक दायित्व को बढ़ाते हैं। ठीक है, बोला है जिससे क्या हो कि हमारा एक्यूज जो है वो बच सके, वो अपराध जो अपराध आरोपी है उसको बचाव जो है हो सके। ठीक है, एंड एक्यूज कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी, जिससे जो एक्यूज है वो प्रिवेंट हो सके, क्रिमिनल लाइबिलिटी से जो है वो बच सके, रोका जा सके, और ऑफ एन इलीगल एक्ट और ओमिशन ऑफेंस डन बाय हिम, और विच मीन देयर आर सम एक्सेप्शंस, इसके अलावा कुछ एक एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ एक अपवाद भी हैं, जो किसी कार्य या चूक को गैर आपराधिक गैर अपराध जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, which make an act or omission is non-criminal or non-offensive। ठीक है, जनरल एक्सेप्शंस होते क्या हैं, कुछ एक जैसे डिफेंस होते हैं, मतलब एक अपराधी को, जिसने भी अक्यूज, जिस भी पर्सन ने क्राइम करा है, ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि किसी को जो है वो उसने किसी का मर्डर कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्राइवेट डिफेंस की बात कर लेते हैं, तो हो सकता था जो दूसरा पर्सन जो मारा गया, ठीक है, वो उस पर उसको मारने के लिए आया हो और उसने उस अपने प्राइवेट डिफेंस में उसकी डेथ कर दी हो, है ना। तो कुछ एक जो सिचुएशंस होती हैं, जैसे कि हमारी जनरल, आप देखो कि जैसे मर्डर है, ठीक है, मर्डर है, रेप है, या कोई भी क्राइम है, हमारे पूरे के पूरे 511 सेक्शन है, सिर्फ और सिर्फ जर्नल एक्सेप्शंस जो कि हमें दिए गए हैं हमारे 76 टू 106 में। ठीक है, यहाँ के अलावा कहीं भी ये नहीं बोला गया है, कि ऐसा नहीं बोला गया कि जहां पर मर्डर का सेक्शन है, कि मर्डर का सेक्शन है, कि मर्डर में 300 में बताया गया है कि आप कौन कौन से मतलब किस किस तरीके से यदि कोई पर्सन जो है वो एक्ट करेगा तो ये मर्डर माना जाएगा। ठीक है, तो वहां पर ये थोड़ी ना लिखा गया है कि कोई पर्सन मर्डर करेगा यदि वो नशे की हालत में होगा तो उसे जो है वो डिफेंस दिया जाएगा, यदि उसने वो जो वॉलेंटरली नशा किया हुआ है, ठीक है, तो उसे जो है वो अपराधी जो है माना जाएगा, तब वो अपनी लाइबिलिटी से नहीं बच सकेगा। या तो ये बताया गया कि यदि किसी छोटे बच्चे ने, जिसकी उम्र जो है वो 7 ईयर से कम कम की है, उसने ऑफेंस किया है। जी 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 रश्मि जी गुड़िया जी, हाँ, तो बोला है कि जिस भी छोटे बच्चे ने, जो 7 ईयर से कम बच्चा है, उससे मर्डर हो गया है,
ठीक है, तो उससे जो है वो क्रिमिनल लाइबिलिटी उसकी नहीं बनेगी। ऐसा माना जाएगा कि छोटा बच्चा जो है काम मतलब ये अपराध जो है वो नहीं कर सकता। और फिर जो हमारा डॉली इन कैप्स और डॉली पार्शली डॉली इन कैप्स है, ठीक है, जहां पर 7 साल से 12 साल के बच्चों का अपराध जो है दिया गया है कि यदि, तो वहां पर हम क्या देखेंगे, उस बच्चे का मेंटल एलिमेंट देखेंगे। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें सिर्फ जो हमारी जर्नल एक्सेप्शंस है ना, वहां पर ही दे दी गई है ना। तो वहां पर दे दी है ताकि आगे जितने भी क्राइम मतलब जितने भी क्राइम जो है वो हमें बताए गए हैं कि अमेंडमेंट से लेकर जो हमारा 107 से लेकर जो 511 सेक्शन तक जितने भी अपराध बताए गए हैं, वहां पर एक एक चीज नहीं लिखी है कि हम यदि कोई भी अपराध लेंगे तो वो एक्सीडेंट में किया गया है या नेसेसिटी है या जरूरत थी। मतलब कोई भी ऐसा एक्ट किया जा रहा है, वो एक्ट तो हो रहा है यदि वो कोई पर्सन बाउंड बाय लॉ है, मतलब सब कुछ वो सारी ही चीजें ये हमें सिर्फ और सिर्फ जनरल एक्सेप्शन में बताई गई हैं। जनरल डिफेंसेस ये हमारे लिए होते हैं कि किसी भी पर्सन ने अपराध किया है, कोई एक्यूज है, तो उसे क्या देते हैं, बचाव हो सके इसलिए हमें जनरल एक्सेप्शन जो है वो दिए जाते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया होगा। फिर बात करते हैं जो चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है, जो अध्याय 4 है हमारा, सेक्शन 76 to 106, जो कि हमें ये बताता है कि सच एक्सेप्शंस हैं जो कि विच आर नॉन एज अ जर्नल डिफेंसेस, जिनको हम क्या मानते हैं, जर्नल डिफेंसेस के रूप में मानते हैं। ठीक है, हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, और क्या होता है कि कभी मैं ना इन ऊपर वाली लाइंस को ही पढ़ती हूँ, लेकिन फिर मैं नीचे पढ़ती नहीं हूँ हिंदी में। तो फिर मेरे को उस दिन भी एक स्टूडेंट आए थे, बोलते कि आप हिंदी में भी पढ़ा करो, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। ठीक है, एक मिनट पहले भी पढ़ देते हैं। भारतीय जो दंड संहिता है में से इसमें सामान्य अपवाद क्या होते हैं, जनरल एक्सेप्शंस क्या होते हैं। तो इसमें बोला है कि जो सामान्य अपराध हैं वो अब जो आरोपी है उसके बचाव के लिए दिए गए हैं, जो आपराधिक दायित्व को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। मतलब वो जो उसकी क्रिमिनल लाइबिलिटी है उससे बचा जा सके, इसलिए वो दिए गए होते हैं हमारे जो सामान्य अपवाद है। ठीक है, ये अभियुक्त को उसके द्वारा किए गए किसी भी अवैध कार्य या चूक अपराध को आपराधिक दायित्व से जो है वो रोकते हैं, जिसका अर्थ है कि कुछ एक अपवाद जो किसी कार्य या चूक को अगैर आपराधिक या गैर अपराध जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है, सेक्शन 76 to 106, वो ये बताता है कि कुछ एक्सेप्शंस जो को हम किस नाम से जानते हैं, जनरल डिफेंसेस के रूप में हम जानते हैं, जो कि सामान्य बचाव के रूप में हम जानते हैं। पूरी तरह से एक अलग अध्याय की आवश्यकता थी। बोला है कि हमें जरूरत थी, देयर इज अ नीड फॉर द ऑल टुगेदर डिफरेंट चैप्टर एज अ लिमिटेशन नीड टू नॉट टू बी गिवन एंड आफ्टर एवरी पेनल प्रोविजन एंड अवॉइड द रिपीटेशन। बोला है जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया ना कि यदि ये जनरल डिफेंसेस नहीं दिए होते ना, यदि ये जनरल एक्सेप्शंस नहीं दिए होते, तो हर एक सेक्शन में, चाहे आप किसी भी सेक्शन की बात कर लीजिए, चाहे आप मर्डर की बात कर लीजिए, चाहे आप मतलब कोई भी अपराध जो है वो किसी भी एक्ट की मतलब किसी भी सेक्शन की बात कर लीजिए, तो आपको हर एक सेक्शन में ये बताना पड़ना था कि ये पर्टिकुलर अपराध जो है किसी बच्चे के द्वारा किया गया है, तो ये अपराध नहीं होगा, तो हम इसे अपराध की श्रेणी में नहीं रखेंगे, उसकी क्रिमिनल लाइबिलिटी जो है नहीं बनेगी। और यदि किसी पर्सन को जबरदस्ती जो है वो मतलब जो है नशे की हालत में किसी दूसरे पर्सन ने जो है नशा करवाया है और उस पर्सन ने अपराध किया है, तो हम उसे जो है वो अपराध की श्रेणी में जो है नहीं रखेंगे। और यदि कोई पर्सन जो है वो वॉलंटरीली खुद से नशा करके आया है तो उसकी वहां पर क्रिमिनल लाइबिलिटी बनेगी। तो बोला है यदि ऐसा होता तो आप सोचो कि हमें पढ़ने में कितनी दिक्कत आती। ठीक है, मतलब हर एक चैप्टर में, हर एक सेक्शन में हमें ये सारी चीजें बार 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 पढ़नी पड़ती। ठीक है, बोला है देयर वाज अ नीड टू गेदर द डिफरेंट चैप्टर एज अ लिमिटेशन नीड नॉट बी गिवन। बोला है कि और एंड एवरी पेनल प्रोविजन एंड अवॉइड द रिपीटेशन। बोला है जो इस चीज को बार बार रिपीटेशन से बचने के लिए हमें क्या दिए गए हैं, ये जनरल एक्सेप्शंस दिए गए हैं। पूरी तरह से एक अलग अध्याय की आवश्यकता थी, क्योंकि प्रत्येक दंडात्मक प्रावधान के बाद जो है पुनरावृत्ति से बचने के लिए सीमाएं देने की आवश्यकता जो है नहीं थी। ठीक है, बात करते हैं जो हमारा सेक्शन 6 है ऑफ द आईपीसी का, स्टेट दैट 1 आवर हमारा खत्म हो चला है और हम पूरे जनरल एक्सेप्शंस को हम आज की सेशन में पूरा कंप्लीट जो है वो कर लेंगे, कोशिश यही रहेगी। ठीक है,
फिर हम नेक्स्ट चलेंगे कि ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी क्या है, ठीक है। बात करते हैं जो सेक्शन 6 है ऑफ आईपीसी का, स्टेट द डेफिनेशन इन द कोड टू बी अंडरस्टैंड सब्जेक्ट टू द जर्नल एक्सेप्शंस व्हिच मीन दैट एवरी डेफिनेशंस ऑफ द ऑफ एन ऑफेंस, बोला है जो आईपीसी की जो धारा 6 है, ठीक है, उसमें ये कहा गया है कि जो भी सही जो हमारी कोड ऑफ जो हमारा कोड है, ठीक है, वहां पर परिभाषाओं में ही मतलब जैसे दिया गया था डेफिनेशंस दी गई, डेफिनेशन पार्ट में हमें बताया है कि यदि हम ह्यूमन बीइंग को बात करेंगे तो कौन ह्यूमन बीइंग होगा, अ मैन की कैटेगरी में कौन रखा है, एनी एज ऑफ मेल रखा है, और फीमेल में भी ये बताया कि एनी एज ऑफ फीमेल हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें डेफिनेशन पार्ट में क्लियर करती हैं, अंडरस्टूड हो गए हम जर्नल एक्सेप्शंस के को भी हम अपने पूरे डेफिनेशन पार्ट में ही दिख लेंगे, ठीक है, जिसका मतलब है कि हर एक डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस, एवरी पेनल प्रोविजन और एवरी इलस्ट्रेशंस shall be understood subject to the exceptions contained in the chapter in journal exceptions and burden of proof to prove any of the exception on the accused, बोला है कि अपराध की जो हर एक परिभाषा, हर एक जो हमारा दंड प्रावधान है और उसमें प्रत्येक जो चित्रण है, मतलब हर एक जो है वो जैसे कि हमारा हर एक इलस्ट्रेशन है, एवरी पेनल प्रोविजन है, ठीक है, और अध्याय असामान्य अपवाद में निहित अपवादों के अधीन जो है वो समझा जाएगा, ठीक है। द बर्डन ऑफ प्रूफ टू प्रूव एनी ऑफ द एक्सेप्शंस इज टू एक्यूज्ड, बोला है किसी भी अपराध को साबित करने के लिए सबूत का बोझ जो है आरोपी पर होता है, ठीक है। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होता है, एक्यूज्ड पर होता है कि अक्यूज्ड को खुद का डिफेंस जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है, उसे खुद फाइंड आउट करना पड़ता है ना कि मैंने ये अपराध नहीं किया है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर रहता है, तो हमारे आरोपी पर ही रहता है, ठीक है। इफ द एक्यूज्ड एबल टू प्रूव, यदि एक्यूज्ड जो है वो एबल होता है, सक्षम है कि वो अपनी एक्सेप्शन दे सकता है, अपने आप को प्रूव कर सकता है, मतलब अपने आप को निर्दोष जो है वो साबित कर सकता है, देन ही और शी विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द चार्जेस अगेंस्ट हिम, देन उसे जो है वो क्रिमिनल जो हमारे आपराधिक दायित्व जो है उनसे छूट मिल जाती है, एंड क्रिमिनल लायबिलिटी फॉलोड बाय इट, ठीक है, और आरोप उसके आरोपों और उसके बाद आपराधिक लायबिलिटी से जो है वो छूट जो है मिल जाती है, ठीक है। बात करते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1, ऐसा नहीं है कि गुड़िया जी मैं यहाँ जो है वो सेक्शन एक सेक्शन को यहाँ पर जो है वो डिस्कस नहीं करूंगी, ठीक है। ये सिर्फ ये बताया था कि सेक्शन 6 में हमें ये चीज बताई गई है कि ये जो डेफिनेशन पार्ट है, ये एक्सेप्शंस हैं, ये सारे प्रोविजन जितने भी हैं हमारे आईपीसी के उन पर एप्लीकेबल होगा। बार बार उसको ये है मतलब हर एक सेक्शन में बताया नहीं गया कि इस डेफिनेशन में ये चीज आएगी, इस एक्ट सेक्शन में ये चीज आएगी, ठीक है। तो और बोला है ऑल्सो अकॉर्डिंग टू 105 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, when a person is accused of any offense then burden of proof is an exception on him, बोला है जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इंडियन एविडेंस एक्ट है की धारा जो है 105 के अनुसार जब किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप जो है वो लगाया जाता है, जैसे किसी पर्सन पर को एक्यूज मान लिया जाता है किसी भी ऑफेंस के लिए, देन बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर रहता है, उसे साबित करने का बोझ किस पर होता है, उस इंसान पर होता है जिस पर ये लगाया गया है, ठीक है। देन द बर्डन ऑफ प्रूविंग द एक्सेप्शन इज ऑन हिम, ठीक है। इलस्ट्रेशन भी है, उदाहरण भी है कि ए और बी को मारता है, ठीक है, जब वह एक ऐसा अपराध करता है जो ए अनैच्छिक रूप से नशे में था, ठीक है। जो अनैच्छिक रूप से मतलब इनवॉलेंटरली, वॉलेंटरली का मतलब होता है कि उसने खुद से नशा किया था, उसे पता था कि मैं जो है नशा कर रहा हूं, मतलब उसे नॉलेज है कि मैं जो है वो जैसे कोई भी ड्रिंक कर रहा है या कुछ भी वॉलेंटरली कर रहा है अपने मन से, और इनवॉलेंटरली होता है कि किसी ने जोर जबरदस्ती करके या धोखे से उसे नशा जो है करवा दिया, ठीक है। एक पर्सन जो है वो ए बी को मारता है और जब वह एक अपराध करता है देन ए जो है अनाचिक रूप से नशे में था, यहाँ नशा को अपवाद के रूप में साबित करने का बारे, यहाँ पर उसे ये प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने जो नशा किया था, इंटॉक्सिकेशन किया गया था मेरे द्वारा, वो क्या था, इनवॉलेंटरली था, मैंने खुद से वो नशा नहीं किया था, मेरे 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 को जो है वो गलत तरीके से या किसी की फोर्स के द्वारा ही नशा जो है वो करवाया गया था। जर्नल एक्सेप्शंस ड्यूरिंग द पुलिस इन्वेस्टिगेशन इज सम टाइम इज ऑन द पुलिस, ठीक है।
बोला है ज्यादातर पुलिस जांच के दौरान सामान्य अपवाद कभी कभी पुलिस पर भी होता है, कहीं कहीं पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी जो है वो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है जनरल एक्सेप्शंस को जो है फाइंड आउट करने की। ठीक है, यहां तक हो गया है जी क्लियर? एक मिनट पानी पी लेती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, जनरल एक्सेप्शंस, ओके ओके गुड़िया जी। ठीक है, जनरल एक्सेप्शन अंडर आईपीसी। ठीक है, जो हमारा चैप्टर, दिस चैप्टर कंसिस्ट ऑफ द 31st सेक्शन है, हमारे 31 सेक्शन है, विच कैन बी क्लासिफाइड एज अ फॉलोस। जैसे हमारा मिस्टेक ऑफ फैक्ट है वो दिया गया है सेक्शन 76 टू 76 एंड 79 में। ठीक है, जहां पर मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात करी गई है। जुडिशियल एक्ट जो कि दिया है सेक्शन 77 78 में। एक्सीडेंट दिया गया है सेक्शन 80 में। अब्सेंस ऑफ द क्रिमिनल इंटेंशन दिया गया है 81 टू 86 में। और एक्ट डन बाय विद द कंसेंट, कोई भी कार्य जो है वो सहमति से किया गया है, कार्य है उसे और सहमति के बिना कार्य किया गया है, ये दिया है 87 टू 90 एंड 92 में। और हमारा जो ट्रिफलिंग एक्ट है, ठीक है, 95 में दिया गया है। और प्राइवेट डिफेंस जो है दिया गया है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, 96 टू 106 में दिया गया है। तो ये सारी ही एक्सेप्शंस दी गई हैं जो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आईपीसी के तहत जो सामान्य अपवाद हैं, जैसे कि 31st हमारे सेक्शन के में क्या गया, डिवाइड करा गया है, जैसे कि तथ्य की गलती। ठीक है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो हमारा धारा जो हमारी 76 एंड 79 में है। और न्यायिक अधिनियम, ठीक है, जो कि 77 78 में है। दुर्घटना, ठीक है, एक्सीडेंट हमारा जो सेक्शन 80 है। ठीक है, आपराधिक इरादे का अभाव जो 81 टू 86 है। ठीक है, सहमति से किए गए कार्य 87 टू 90 है। और सहमति के बिना कार्य जो है वो 92 है। और ट्रिपलिंग एक्ट जो है 95 में है। और निजी सुरक्षा जो निजी रक्षा जो हमारी प्राइवेट डिफेंस है 96 टू 106 में है। ठीक है, यहां तक हो गया है। देन फर्स्ट करते हैं हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट को। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे टॉपिक वाइज करेंगे, मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होता है, जुडिशियल एक्ट क्या होते हैं, और इनमें कौन कौन से सेक्शन आते हैं, एक्सीडेंट क्या है, और एब्सेंस ऑफ द क्रिमिनल इंटेंशन क्या है। ठीक है, एक एक चीज को हम टॉपिक वाइज जो है वो करेंगे। ठीक है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज बोला है तथ्य की गलती। ठीक है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट आपको फैक्ट की, जैसे कि आपने कोई ऑफेंस किया, ठीक है, मतलब आपने कोई भी अपराध किया, पर वहां पर क्या होगी, आपको गलती लगी किसकी, फैक्ट की। ठीक है, आपको नॉलेज नहीं था उस फैक्ट का, लॉ का नहीं, फैक्ट की बात करी गई है। ठीक है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो जाए तो वहां पर आपको एक्सेप्शन जो दी जाती है, लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ का आप एक्सेप्शन जो है बिल्कुल नहीं ले सकते। ठीक है, बोले ये जो है वो वेस्ट है किस मैगजीन पर, इग्नोरेंशिया फेसिट एक्सूसैट। ठीक है, एंड इग्नोरेंस जूरिस्ट नॉन एक्सूसैट। ठीक है, बोला है कि जिसका क्या मतलब है, इग्नोरेंस फैक्ट कैन बी एक्सक्यूज्ड, कि जो कि मैंने ये बोला कि इग्नोरेंस, यदि आपको फैक्ट का नॉलेज नहीं है, आपने आपने मतलब आपने इग्नोर किया है फैक्ट को, मतलब आपने नहीं, यदि मिस्टेक हुई है कि आपको उस फैक्ट का पता नहीं था, उस कार्य की जानकारी का पता नहीं था, ठीक है, तथ्यों का पता नहीं था, तो आपको जो है वो माफ किया जा सकता है, एक्सक्यूज्ड हो सकते हैं। बट यदि बात आएगी इग्नोरेंस ऑफ लॉ की, ठीक है, कानून की अज्ञानता की बात आएगी, तो आपको जो है वो माफ नहीं किया जाएगा। ठीक है, इतना। एक केस है हमारा इन द क्वीन वर्सेस टॉल्सन का केस है 1889 का, जहां पर एक वुमेन मैरिड अनदर मैन एज शी बिलीव दैट हर फर्स्ट हस्बैंड डाइड। ठीक है, यहां पर बोला है एक महिला ने दूसरे व्यक्ति से शादी कर ली कर की, क्योंकि उसका मानना था कि उसके पहले पति की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, पर जो बेगमी जो हाँ सॉरी, यहाँ पर हिंदी में ना कुछ गलत सा लिखा है, बैगमी लिखा है, बाइगेमी को बाइगेमी लिखा है। बोला है शी वाज एक्यूज्ड ऑफ द बाइगेमी, उसे एक्यूज्ड माना गया, बाइगेमी के लिए आरोप जो है वो लगाया गया। बट इट वाज हेल्ड दैट शी डिड बिलीव दैट हर हस्बैंड वाज डेड। ठीक है, लेकिन यह माना गया कि उसका उसे विश्वास था कि उसका पति जो है वो मर गया था, इसलिए उसने जो है दूसरे आदमी से जो है वो आदमी से नहीं छिपाया और उन्हें
बाइगेमी के आरोप से जो है छूट दी गई। ठीक है, यहाँ पर उसे क्या हुआ था, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ था। एक वुमेन मतलब एक क्वीन वर्सेस टॉल्सन का केस है, बोला है एक यहाँ पर क्या हुआ था, एक वुमेन ने मैरी किया, मतलब एक दूसरे पर्सन से शादी कर ली थी, दूसरे मैन से। उसको विश्वास था, उसे बिलीव था कि उसका हस्बैंड जो है वो मर गया है, ठीक है, डेड हो गया है। देन शी वाज accused of the bigamy, but it was held that she did believe that her husband was dead। ठीक है, उसे बिलीव था कि उसका हस्बैंड जो है वो डेड हो गया है। देन शी डिड नॉट हाइड, और इसीलिए उसने छुपाया जो वो नहीं था। और 7 ईयर तक नहीं पता चले चले तो उसे, हाँ हाँ, वो तो है कि 7 ईयर तक नहीं पता चले तो उसे जो है वो मृत घोषित कर दिया जाता है, और दूसरा पर्सन जो है वो शादी कर सकता है। ठीक है, उसे डाइवोर्स लेने की फिर मतलब उसको यदि वो मिला ही नहीं, 7 सालों से इसे देखा ही नहीं, ठीक है, तो दूसरा पर्सन जो है वो शादी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर भी एक लेडी को क्या थी, गलत फहमी हो गई थी, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया था, और जिसने क्या कर दिया, दूसरे पर्सन से शादी कर ली थी। इसलिए कोर्ट ने हेल्ड किया कि यहाँ पर उसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया था, इसलिए उसे बाइगेमी के चार्जेस से एग्जिम्प्ट कर दिया गया। ठीक है, इसलिए इग्नोरेंस फैसिड जो है, मतलब यहाँ पर बोला है इग्नोरेंस, यदि आपको फैक्ट का इग्नोरेंस है तब आपको जो है एक्सक्यूज किया जा सकता है, मतलब आपको जो हम कोर्ट के द्वारा माफी दी जा सकती है, आप एग्जिम्प्ट हो सकते हो उन चार्जेस से। लेकिन यदि आप बात करें कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ की, ठीक है, देन आपको जो है वो माफ नहीं किया जाएगा, एक्सक्यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, कुछ एक एक्सेप्शंस हैं। दिस एक्सेप्शन इज मेजॉरली बेस्ड ऑन द टू प्रिंसिपल, जैसे कि एक पर्सन बाउंड बाय लॉ, एक पर्सन है जिसने कोई भी कार्य जो है वो किया, ठीक है, और वो पर्सन जो है वो बाउंड बाय लॉ है, मतलब कानून के द्वारा बंधा हुआ है जो भी कोई वो कार्य कर रहा है। और दूसरा है ही हैज बिलीव दैट ही इज अ बाउंड बाय लॉ, उसका मानना है कि वो कानून से बंधा हुआ है। ठीक है, कुछ एक एक्सेप्शंस है। एक तो बोला है ए पर्सन जो कि बाउंड बाय लॉ है, दूसरा पर्सन, दूसरा कि उसका मानना है कि वो कानून से बंधा हुआ, वो अपने आप को मानता है। एक ऑफिसर, क्योंकि हमारा 76 में भी हमें यही चीजें दी गई हैं कि एन ऑफिसर इज बाउंड बाय लॉ टू फॉलो एन ऑर्डर टू द सुपीरियर, सुपीरियर पुलिस और मिलिट्री। बोला है कि एक जो अधिकारी वरिष्ठ, जैसे पुलिस हो गया, सैन्य हो गया, आदि के आदेशों का पालन करने के लिए कानून के द्वारा बाध्य है। जैसे कि इन द चिरंजी चिरंजी वर्सेस स्टेट का एक केस है, जहां पर एक फादर किल्ड हर सन, एक पिता ने अपने ही बेटे को मार डाला, क्योंकि उसे उसका ऐसा करने का इरादा नहीं था, उसका मानना था कि ये एक जानवर है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए आ, एक सुपीरियर, यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा लोग मतलब लोग आ रहे हैं और मतलब उनको पता नहीं चला, ठीक है, और एक सुपीरियर ऑफिसर ने क्या करा कि ये एक सुपीरियर ऑफिसर है, ठीक है, ए, यहाँ पर वो उनका बड़ा अधिकारी है, ठीक है, और ये कांस्टेबल है, और यहाँ पर सुपीरियर ऑफिसर को दिखाई नहीं दिया कि यहाँ पर इतने ज्यादा लोग आ रहे हैं। उन्होंने सोचा शायद वो अंधेरा होगा या कुछ भी होगा, मतलब कुछ भी ऐसी सर्कमस्टांसेस होती है, यहाँ पर उसे दिखा नहीं, और सुपीरियर ऑफिसर ने क्या करा, उसको कमांड दे दी कि शूट। ठीक है, फिर उसने गोली लगा दी, और दूसरे मतलब सामने से एक पर्सन था, मतलब पर्सन की झुंड था, जिनमें से एक पर्सन को गोली लगी और वो मर गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो पर्सन, जैसे कि ये कांस्टेबल है, यदि उसने गोली से दूसरे पर्सन को मार भी दिया, ठीक है, तो वो उसे चार्ज नहीं किया जाएगा किसी के लिए भी, क्योंकि उसने जो एक्ट किया है वो बाउंड बाय लॉ किया है, और ऑर्डर फॉलो किया है उसने अपने सुपीरियर का। ठीक है, और इसी ये जो हमारा चिरंजी का केस था, ठीक है, इसमें भी यही हुआ था कि एक पिता ने ही अपने बेटे को गोली से मार दिया था। ठीक है, अपने बेटे को मार दिया क्योंकि उसका वो इंटेंशन नहीं थी उसे मारने की, बट उसे ऐसे लग रहा था कि वहां जो है वो मतलब ऐसे झाड़ी के पीछे कौन छुपा है, हमारा एनिमल है। ठीक है, और इसलिए उसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है वो हो गया था। और व्हेन एन एक्ट और एक्ट दैट इज जस्टिफाइड बाय लॉ, और जब भी कोई कार्य जो है कानून द्वारा उचित है, या ऐसा करने वाला व्यक्ति विश्वास करता है ये कि कानून द्वारा उचित है, तो ये अपराध जो है वो नहीं होगा। ठीक है, कोई भी एक्ट किया जा रहा है वो जस्टिफाइड बाय लॉ है, then that person is doing so believe that it is justified by law and will not to amount of offenses। ठीक है,
और ऐसा करने वाले जो व्यक्ति है उसे विश्वास करता है कि वह कानून द्वारा उचित है, ये जस्टिफाइड बाय द लॉ है, देन देन विल नॉट अमाउंट ऑफ द ऑफेंस। ठीक है, तो उसे ऑफेंस जो है वो नहीं माना जाएगा। एक यही एग्जाम्पल जो है वो हमारी जो बियर एक्ट है ना, उसी में भी वही एग्जाम्पल दिया है कि एक पुलिस ऑफिसर जो है एक पुलिस ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर को देखता है, पुलिस कर्मी देखता है कि बी ने जेड को मार डाला। ठीक है, कि बी हैज किल्ड जेड एंड ही कन्फाइंस बी। ठीक है, और वो क्या करता है, कन्फाइन कर देता है बी को, लेकिन बट लेटर इट कम टू द नॉलेज, बट उसको बाद में पता चलता है कि बी ने किल किया है किसको, कि उसमें बाद में जानकारी आती है कि बी ने तो आत्मरक्षा के लिए जेड को मारा था, बी ने तो सेल्फ डिफेंस के लिए जेड को मार दिया था। देन ए विल बी एग्जेम्प्टेड अंडर अंडर सेक्शन 79, कि फिर भी ए को क्या है, एग्जेम्प्ट किया गया, छूट दे दी गई, कि उसे ऐसे लगा कि ये तो फैक्ट, मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ है, गलती हुई है किसकी, फैक्ट की। ठीक है, मतलब आपको जो तथ्य हैं उनकी जो है वो गलती हुई है। यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर ने देखा कि बी ने किसको मार दिया, जेड को मार दिया। उस पुलिस ऑफिसर, जैसे कि पुलिस दोनों की लड़ाई चल रही थी। ठीक है, जैसे ये बी है और ये जेड है। ठीक है, ये जेड है और इन दोनों की खतरनाक वाली लड़ाई चल रही थी, और जब पुलिस ऑफिसर आए तो बी ने क्या कर दिया, जेड को मार दिया। देन पुलिस ने क्या कर दिया, बी को वो पकड़ के ले गए और अरेस्ट, मतलब कन्फाइन कर दिया। ठीक है, और उसके मतलब उसको पता ही नहीं था, जो पुलिस ऑफिसर था उसको पता नहीं था, कि उसको बाद में पता चला इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि बी ने तो जेड को नहीं मारा था, बल्कि बी ने जेड को मारा था। क्यों, क्योंकि सेल्फ डिफेंस के लिए। ठीक है, देन ए जो है वो एग्जेम्प्ट किए गए, एग्जेम्प्ट हुए, मतलब उनको अपनी जो भी उन्होंने एक्ट किया है उसको सेक्शन 79 के तहत जो है वो छूट दी गई, क्योंकि उन्होंने क्या करा है, उन्हें क्या है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। ठीक है, और जो हमारा सेक्शन 76 कहता है, टॉक्स अबाउट द लीगल कंपल्सन, एंड द सेक्शन 79 विद रिगार्ड ऑफ द लीगल जस्टिफिकेशन। ठीक है, जो हमारा सेक्शन 76 है वो बात करता है कानून की मजबूरी के बारे में बात करता है, और जो हमारा सेक्शन 79 है वो बात करता है कानूनी औचित्य के संबंध में। द एक्ट विच आर जस्टिफाइड बाय द लॉ, मीनिंग अ पर्सन इज आइदर बाउंड बाय लॉ एंड ही इज जस्टिफाइड बाय लॉ एंड टू डू सो। बोला है ऐसा कार्य जो है कानून के द्वारा उचित है जिसका अर्थ कानून किसी भी व्यक्ति या कानून से बाध्य, मतलब ये किसी कोई जो एक्ट कर रहा है वो कोई भी पर्सन जो कि बाउंड बाय लॉ कर रहा है, मतलब एक पर्सन वो एक्ट कर रहा है जो कि बाउंड बाय लॉ है, कानून के द्वारा बाध्य है, तो उसका ऐसा करना जो है वो कानून के द्वारा है, उचित है। ठीक है, यदि एक पर्सन कोई एक्ट कर रहा है जो कि बाउंड बाय लॉ है, लॉ के द्वारा उसे जो है वो पावर दी गई है उस एक्ट को करने की, इट मीन्स कि वो क्या कर रहा है, वो एक्ट जो है वो कानून के द्वारा उचित है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया है गुड़िया जी? यहां तक समझ में आ गया है, तो नेक्स्ट चलते हैं जुडिशियल एक्ट। जुडिशियल एक्ट में क्या है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ जज। यहाँ पर बोला है कि कोई भी ऐसा एक्ट जो है वो किसके द्वारा किया गया है, जज के द्वारा किया गया है, या जज की शक्ति जो कि डन बाय अ जज हो व्हेन एक्टिंग जुडिशरी, जहां पर वो एक्ट कर रहा है किसी जुडिशरी के रूप में, तो जुडिशरी इन एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर, और अपनी पावर का यूज कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, विच इज गुड फेथ, जो कि गुड फेथ के रूप में कर रहा है, एंड ही बिलीव टू बी द गिवन बाय लॉ, और उसे पावर दी गई है कि वो लॉ के द्वारा जो है वो उस एक्ट को कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक जुडिशियल ऑफिसर है, उन्होंने किसी पर्सन को क्या कर दे दी, डेथ सेंटेंस दे दी। ठीक है, फांसी दे दी, तो वो उस डेथ सेंटेंस के लिए लाइबल नहीं माने जाएंगे, क्योंकि वो उन्होंने जो एक्ट किया वो एक्ट किया व्हेन एक्टिंग जुडिशरी, वो एक्ट कर रहे थे न्यायिक रूप में, जो है वो अपना कार्य कर रहे थे, और जो कि पावर किसे दी गई है, लॉ के द्वारा उसी पावर दी गई है, उसी पावर का वो यूज कर रहे हैं, उसी पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं जो कि गुड फेथ में दी गई है,
कानून के रूप में, कानून के द्वारा उसे दी गई है, जो कि अच्छे विश्वास में मानता है, ठीक है, जो कि गुड फेथ ही बिलीव दैट टू बी द गिवन टू हिम बाय द लॉ, ठीक है, ये दिया है हमें सेक्शन 77 ऑफ आईपीसी में, ठीक है। ये सेक्शन बहुत ही सिंपल है। दिस सेक्शन गिव द पावर टू द जज। यहाँ पर ये सेक्शन जो है वो जज को पावर देता है कि वो जब भी एक्ट करेंगे, अपने जुडिशियल एक्ट करेंगे, कैपेसिटी एंड प्रोटेक्शन एज अ इम्यूनिटी to them or from the criminal proceedings under the exceptions, and this is provided to widen the independence of the judiciary, ठीक है। ये बात करता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की, जो स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को व्यापक बनाने के लिए प्रदान किया गया है, ताकि जो है वो जुडिशियल ऑफिसर है कभी भी डरे ना, और कभी भी किसी काम के लिए बाध्य जो है वो ना ठहराए जाएं, क्योंकि जब भी वो अपना काम कर रहे हैं जुडिशियल ऑफिसर के रूप में, तो उनको लॉ के द्वारा जो पावर दी गई है वो अपनी पावर का बहुत अच्छे से इस्तेमाल जो है वो कर सके, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया है, ठीक है। ये सेक्शन गिव द पावर, तो यहाँ पे ये सेक्शन जो है वो न्यायिक क्षमता के कार्य करने के लिए न्यायाधीशों को इस अपवाद के तहत के आपराधिक कार्यवाही के रूप में प्रतिरक्षा के रूप में सुरक्षा जो है वो प्रदान करती है, ठीक है। ये बताती है न्यायपालिका की स्वतंत्रता को व्यापक प्रदान करने के लिए किया जाता है, ठीक है। देन हम बात करते हैं, एंड द एक्ट मस्ट हैव बीन डन in the discharge of his duty and within the jurisdictions, even if the judge believed in the good faith and that the act is in his jurisdiction, he will be protected। बोला है कि यह कार्य अपने कर्तव्य के निर्वहन में है, जो भी एक्ट किया जा रहा है, ये सेक्शन 77 के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि ये जो कार्य है वो अपने कर्तव्य के निर्वहन और अधिकार क्षेत्र के जो है वो भीतर किया जाना चाहिए, भले ही न्यायाधीश अच्छी तरह से विश्वास करता है कि इस अधिनियम के अनुसार उसे जो अधिकार दिया गया है उसे वो प्रोटेक्ट कर रहा है, जुरिस्डिक्शन आई विल बी प्रोटेक्टेड, ठीक है। जो हमारा सेक्शन 78 है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। any act that is done in the pursuance of the court order or which is warranted by the judgment and order will not be an offense। बोला है कोई भी कार्य जो अदालत के आदेश के अनुसार किया जाए, जो किसी निर्णय या आदेश द्वारा आवश्यक है, वो अपराध नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल लेके चलो कि जैसे कि किसी पर्सन को डेथ सेंटेंस दी गई ना, और जो जलाल होते हैं, मतलब जलाद होते हैं ना, वो फांसी लगाते हैं, ठीक है। तो एक पर्सन को डेथ सेंटेंस दे दी गई, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि डेथ सेंटेंस देने का, और जो जल्लाद है मतलब पुलिस ऑफिसर के द्वारा वहां पर उस पर्सन को ले जाया गया जहां पर उसको डेथ सेंटेंस दी जानी है, ठीक है। तो वो जल्लाद जो फांसी देंगे उन्हें अपराधी घोषित नहीं किया जाएगा कि वो उसकी डेथ कर रहे हैं, नहीं, वो क्या कर रहे हैं, जो कोर्ट का निर्णय है और आदेश है उसका पालन कर रहे हैं, ठीक है। तो बोला है कोई भी कार्य जो अदालत के आदेश के अनुसार किया जाए या किसी निर्णय या आदेश द्वारा आवश्यक हो, वो अपराध जो है वो नहीं होगा, ठीक है। देन any of the act which is done in pursuance of the court order and which is warranted by the judgment or any order will not be an offense, तो उसे offense जो है वो नहीं मानेंगे, ठीक है। और even if the court passed an order, यदि ऐसा हो, यहां तक कि अगर अदालत ने एक आदेश पारित कर दिया है तो उसे उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं, तो यदि मतलब कोई भी ऐसा एक्ट मतलब ऑर्डर पास कर दिया है जो कि फॉल नहीं होता है अंडर द जुरिस्डिक्शन, बट इफ बिलीव इन अ गुड फेथ, यदि ऐसा अच्छी तरह से विश्वास किया जाए कि वो उसकी गुड फेथ में है, ठीक है, अच्छी तरह से कि वह करता है, तो इसके अनुसरण में किए गए कार्य को आपराधिक दायित्व से छूट जो है वो दी जाती है। देन फिर भी क्या होगा कि उसके द्वारा जो एक्ट किया जाएगा, ठीक है, एन एक्ट और सो डन इन परसिव विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी। देन वो पर्सन क्या होएगा, एग्जेम्प्टेड होएगा क्रिमिनल लाइबिलिटी का, यदि वो फॉलो कर रहा है किसको, कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, ठीक है। बात करते हैं एक्सीडेंट की, ठीक है, जो हमने जुडिशियल एक्ट देख लिया है, ठीक है।
इसमें सिर्फ दो ही सेक्शन आते हैं, एक तो 77 और 78। 77 में सिर्फ जुडिशियल ऑफिसर हैं उनकी प्रोटेक्शन की बात करी गई है कि वो जो भी एक्ट करेंगे अपने वर्किंग, जैसे कि अपने ऑफिस के दौरान जो भी उन्हें पावर दी गई है वो एक्ट करेंगे, तो उन्हें जो है एग्जेम्प्ट किया जाएगा किसी भी लाइबिलिटी से। और 78 में बोला है कि कोई भी ऑर्डर दिया जाता है, चाहे आप देख लो कि कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आप उस पर्सन को जो है वो पकड़ के लेके आओ, यदि वो पर्सन, यदि बाद में पता चलता है कि कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर तो कर दिया था लेकिन उसकी आइडेंटिटी जो थी वो गलत थी, वो किसी दूसरे पर्सन को लेके चले आए, तब भी बोला है उनको एग्जिम्प्ट किया जाएगा क्रिमिनल लाइबिलिटी से। ठीक है, यहाँ पर कोर्ट के ऑर्डर की बात की गई है, जो भी ऑर्डर किया जाता है कोर्ट के द्वारा वो ऑफेंस नहीं होगा। ठीक है, इसके बारे में कहा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट एक्सीडेंट की। तो यहाँ पर बोला है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय द एक्सीडेंट। ठीक है, कोई भी ऐसा कोई भी अपराध नहीं होगा जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से किया गया है। ठीक है, जो द एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून से किया गया है। ठीक है, बोला है विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन। ठीक है, एक वैध तरीके से उचित देखभाल और सावधानी से के साथ वैध तरीके से एक वैध कार्य को करने या किसी आपराधिक इरादे या ज्ञान के बिना जो है किसी अपराध को करने। बोला है नथिंग इज एन ऑफेंस, बोला विच इज डन बाय द एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून और विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और द नॉलेज इन द डूइंग ऑफ अ क्रिमिनल एक्ट और अ लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स और विद द प्रॉपर केयर एंड कॉशंस। ठीक है, बोला है कोई भी अपराध नहीं होगा, या तो वो दुर्घटना से हो जाए, ठीक है, ये तो एक्सीडेंट से हो जाए या मिसफॉर्च्यून से हो जाए, और वो किया जा रहा है विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशंस, कि वो अपराध किया गया जहां पर उस इंसान की क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी, मतलब उसकी गलत मंशा नहीं थी उस अपराध को करने की। ठीक है, और नॉलेज ऑफ द डूइंग, और उसे ये भी पता नहीं था कि मैं जो कर रहा हूं उसके बारे में जो है वो जानकारी नहीं थी कि मैं वो कर रहा हूं जिससे दूसरे पर्सन को नुकसान होएगा, वो सिर्फ एक्सीडेंटली हुआ। ठीक है, और डूइंग ऑफ एन एक्ट ऑफ अनलॉफुल एक्ट, और यदि ऐसे ऐसे में वो अनलॉफुल एक्ट भी कर देता, यदि वो गलत भी कर देता, कोई अवैध कार्य भी कर देगा, तो उसे लॉफुल मैनर में करता है और लॉफुल मीन से करता है और प्रॉपर केयर एंड कॉशंस जो है वो अप्लाई करता है, यदि उससे फिर भी गलत होता है तो वो एक्ट जो है वो ऑफेंस नहीं होएगा। ठीक है, यहां पर पता चला बस इतना ही है कि कोई भी पर्सन बोला, कोई भी पर्सन कोई भी ऐसा अपराध जो है वो ऐसा अपराध नहीं है जो या तो एक्सीडेंट से हो और मिसफॉर्च्यून से, जैसे कि मिसफॉर्च्यून से हो जाए और उस पर्सन की उस एक्ट को करने की क्रिमिनल इंटेंशन तो नहीं हो। ठीक है, और ना ही तो उसे नॉलेज है कि मैं जो एक्ट कर रहा हूं वो गलत है, और ना ही वो अनलॉफुल मैनर्स में कर रहा है, वो विद इन द लॉफुल मैनर, कानूनी तरीके से कर रहा है, लॉफुल मीन से कर रहा है और प्रॉपर केयर एंड कॉशंस अप्लाई कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी उससे वो एक्ट हो गया तो उसके लिए लायबल नहीं होएगा। ठीक है, दिस मीन्स एन एक्ट बाय अ पर्सन, इसका मतलब ये है कि कोई भी पर्सन जो है किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी एक कार्य बिना इरादे से, विदाउट इंटेंशन, बोला है दिस मीन दैट एक्ट, कोई भी पर्सन बोला बाय अ पर्सन इज डन विदाउट इंटेंशन, कि कोई भी कार्य कर रहा है वो बिना किसी गलत इंटेंशन से, ही इज डूइंग इट और अनलॉफुली विदाउट एनी इंटेंशन। ठीक है, तो वो किसी को भी नुकसान पहुंचाने के इरादे के बिना जो कानूनी रूप से कर। ठीक है, मतलब एक इसका सिंपल मीनिंग कि यदि कोई आपसे गलत एक्ट हो भी गया है, यदि आपकी क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, ठीक है, और आप एक पूरा लॉफुल मैनर में उसको कर रहे हो, लॉफुल मीन से कर रहे हो, प्रॉपर केयर एंड कॉशन सप्लाई कर रहे हो और विदाउट इंटेंशन कर रहे हो, ठीक है, और फिर भी आपसे कुछ गलती हो गई, एक्सीडेंटली वो चीज गलत होगी, तो आप उस चीज को अपराध जो है वो नहीं मानेंगे। ठीक है, एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन को पढ़ लीजिएगा, वैसे तो बहुत सिंपल ही है, ठीक है, समझ में आ गया होगा, फिर भी देख लेते हैं। बोला किसी इमारत को ध्वस्त करते समय एक पड़ोसी ने उचित चेतावनी दी कि एक उचित संकेत लगाता है कि, लेकिन बी को पत्थर से चोट जो है वो लग जाती है। ठीक है, यहाँ पर बोला है कि एक डिमोलिश कर रहे थे वो एक बिल्डिंग को, प्रॉपर वार्निंग उनको दी गई सभी पड़ोसियों को कि आप जो है वो अपना सुरक्षा कर लें, ठीक है, क्योंकि हम जो है वो इस इमारत को गिरा रहे हैं। ठीक है, देन
हियर ए वाज एक्टिंग एन अनलॉफुल मैनर, तो ए ने यहाँ पर सॉरी अनलॉफुल मैनर, यहाँ पर ए ने जो कि बिल्डिंग को गिरा रहा है वो लॉफुल मैनर से कर रहा है, क्योंकि वैध तरीके से और सावधानी के साथ उस कार्य को कर रहा है। अगर ए ने कोई साइन नहीं लगाया होता, मतलब ए ने कोई साइन नहीं लगाया होता, ना ही उसको प्रॉपर वार्निंग दी होती, तो हो सकता था कि ये मामला जो है वो नेग्लिजेंस का होता। लेकिन यहाँ इस एग्जाम्पल में उसने प्रॉपर वार्निंग दी थी और प्रॉपर उनको उनको साइन दिया था कि जो हम इस बिल्डिंग को जो है वो गिराने वाले हैं, ध्वस्त करने वाले हैं, डिमोलिश करने वाले हैं, और आप क्या करें, अब सावधान हो जाइए। ठीक है, उसके बाद भी ऐसा होता है कि किसी दूसरे पर्सन को चोट लग जाती है, बी को कोई चोट लग गई, तो यहाँ पर वो उस अपराध के लिए लायबल नहीं होएगा। ठीक है, अब एक केस भी है, इसको भी डिस्कस कर ले। हाँ, ये केस रह जाना था ना, हमने इस एग्जाम्पल को छोड़ देते तो। ठीक है, इन केस जगेश्वर वर्सेस एम्परर का केस है। ठीक है, जिसमें अक्यूज वाज वेटिंग अ पर्सन एंड टू सेव द मैन हिज वाइफ। ठीक है, एंड कम विद हर चाइल्ड इन हैंड। बोला है कि इसमें क्या हुआ था, आरोपी एक व्यक्ति को पीट रहा था, जो भी एक्यूज था वो एक व्यक्ति को पीट रहा था। आदमी को बचाने के लिए उसने उसकी पत्नी और उसके बच्चे को हाथ में लेकर आई। ठीक है, मतलब आदमी को यहाँ पर क्या था कि एक आरोपी जो है वो उस लेडी के हस्बैंड को जो है वो पीट रहा था। ठीक है, पीट रहा था, लेकिन उसने क्या कर रहा था, अपना बच्चा को हाथ में अपने बच्चे को हाथ में उठाया था, और वो क्या कर उस वहां उसको बचाने के लिए आई, और हुआ क्या कि बच्चे को चोट लग गई और उस बच्चे की मृत्यु हो गई। ठीक है, इसे दुर्घटना जो है नहीं माना गया, क्योंकि आरोपी गैर कानूनी कृत्य जो है वो कर रहा था। ठीक है, ठीक है, क्योंकि हमने एक्सीडेंट में देखा ना कि आप एक्सीडेंट में आपको बचाव जो है मिल जाएगा, यदि आप पूरा प्रॉपर केयर एंड प्रिकॉशंस काम कर रहे हो और आपकी इंटेंशन नहीं है, मतलब गिल्टी इंटेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ वाले इस केस में क्या था कि एक उस लेडी के हस्बैंड थे, उसको एक्यूज जो है वो उसकी पिटाई कर रहा था ठीक ठाक। ठीक है, और वो उसे बचाने के लिए आ गई, और उसके हाथ में एक छोटा बच्चा था, और उसे धक्का लगा और बच्चे की डेथ हो गई। ठीक है, और यहाँ पर उसे जो है वो उस बच्चे की मौत के लिए जो है वो जिम्मेदार ठहराया गया, क्योंकि इसको एक्सीडेंट जो है वो उन्होंने कंसीडर नहीं किया, बिकॉज द एक्यूज्ड वाज डूइंग एन अनलॉफुल एक्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अनलॉफुल एक्ट जो है वो कर रहा है। बात करते हैं एब्सेंस ऑफ द क्रिमिनल इंटेंशन की। बोला कहां पर क्रिमिनल इंटेंशन जो है वो नहीं होती है, तो जहां पर नेसेसिटी जरूरत हो। आप देखिए आगे एग्जाम्पल भी देखेंगे कि जैसे कि सॉरी, हाँ, नेसेसिटी के क्या होती है कि जरूरत। ठीक है, कि हो क्या रहा है, ये गाड़ी चल रही है, ठीक है, और इस गाड़ी में जो है उसकी ब्रेक फेल हो गई, मतलब बिल्कुल ऐसे ब्रेक फेल हो गई, और ये दो रास्ते आगे से जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ आपने एग्जाम्पल को देखा भी होगा, तो यहाँ पर 5-6 लोग जो है, मतलब 6-7 लोग जो है, ठीक है, यहाँ पर है, और यहाँ पर बूढ़ा कोई अंकल है। ठीक है, तो ठीक है, तो ये इस पर्सन के पास कोई और चांस ही नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है कि वो किस तरीके से बचे। वो आगे ऐसे गाड़ी जा रही है टिक टिक, और फिर वो यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, तो वो 6 लोगों को बचाने के लिए एक पर्सन को उसने डेथ कर दिया। तो यहाँ पर उसकी नेसेसिटी दिखी कि उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं था, लेकिन उसने सोचा कि ज्यादा लोगों की डेथ से बचने के लिए यदि इस पर्सन को चोट आ भी जाती है, यदि वो मर भी जाता है, तो कम से कम इन लोगों की तो जान बच जाएगी। यदि यहाँ के इन 6 लोगों जो है वो मर जाएंगे, इससे तो अच्छा है कि एक पर्सन की यहाँ पर डेथ हुई। ठीक है, तो बोला है अब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन कहां पर होती है, जहां पर नेसेसिटी होती है, जरूरत आवश्यकता होती है, जहां पर एक्ट हो चाइल्ड के द्वारा। ठीक है, इंसेनिटी के हो, ठीक है, पागलपन से हो, और इंटॉक्सिकेशन से हो, नशे की हालत में। इन्हीं चीजों को हम आगे डिस्कस करेंगे। नेसेसिटी क्या होती है, आवश्यकता क्या होती है। ठीक है, देखो यहाँ पर यही एग्जाम्पल है, जब एक व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए और 10 लोगों के बीच जीवन को बचाने के लिए दो विकल्प हैं, मतलब दो रास्ते हैं। आप एक तरफ एक व्यक्ति की जिंदगी बचा सकते हो, दूसरी तरफ 10 लोगों की जिंदगी बचा सकते हो। तो अच्छा यही होगा ना, मतलब हम एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते यदि हम ऐसे सिचुएशन में आ जाए, तो हम यही सोचेंगे ना कि ज्यादा लोग जो है वो बच जाएं। ठीक है, तो एक व्यक्ति
तो एक व्यक्ति अधिक लोगों के जीवन को बचाने का फैसला जो है कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर उस व्यक्ति की मृत्यु को कारण बना, यानी कि ज्ञान था लेकिन कोई आपराधिक इरादा नहीं था, लेकिन यहाँ पर क्रिमिनल इंटेंशन जो है नहीं थी। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। बोला है नेसेसिटी क्या है? नेसेसिटी होती है आवश्यकता, कि यदि किसी भी कार्य को इस ज्ञान से किया जाए, ठीक है, एंड इफ एन एक्ट इज डन विद द नॉलेज, ठीक है, यदि कोई एक्ट किया जा रहा है किस नॉलेज से, नॉलेज उसको जानकारी है, उसको नॉलेज है कि मेरे द्वारा जो एक्ट किया जा रहा है, एंड कैन कॉज हार्म बट विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, ठीक है, लेकिन आपराधिक इरादे से बिना और किसी व्यक्ति की या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या उससे उससे बचाने के अविश्वास के अच्छे विश्वास में। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा एक्ट किया जा रहा है वो विद द नॉलेज हो, ठीक है, चाहे नुकसान पहुंचा जा सके, यदि चाहे उससे क्या हो, कॉज हार्म हो जाए, बट उसकी क्रिमिनल इंटेंशन ना हो, ठीक है, आपराधिक इरादा ना हो, गुड फेथ में वो कार्य किया जाए और प्रिवेंट करने के लिए और अवॉइड करने के लिए, कि ताकि किसी पर्सन को और प्रॉपर्टी को कोई नुकसान ना हो, उसकी अवॉइडेंस के लिए, उससे बचने के लिए, और उसके उस संपत्ति के पहुंचने या उससे उससे बचने के लिए एक अच्छे विश्वास में, गुड फेथ में वो एक्ट किया जाए, तो वो होती है नेसेसिटी। ठीक है, जरूरत, आवश्यकता। ठीक है, इन इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, यहाँ पर ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। ये एक तथ्य का प्रश्न है कि रोके गए नुकसान की प्रगति को मापा जा सके। ठीक है, एंड नेचर ऑफ द हार्म जो है वो उसे प्रिवेंट किया जा सके। ये एग्जाम्पल हमने देख लिया है, इसको देखने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक केस है इन द आर वर्सेस धुंडली एंड द स्टीफन केस है। ये केस जो है वो हमने डिस्कस किया था जब हमने जूरिस्प्रूडेंस किया था ना, तब भी हमने डिस्कस किया था। याद होगा गुड़िया जी आपको भी, यदि आपने उस टाइम सुना होगा या ध्यान में रहा होगा, तो यहाँ था क्या कि जैसे कि तूफान, समुद्री तूफान जो थे उसमें जो थे जैसे कि दो जो है वो एक अच्छे भले इंसान थे, ठीक है, अच्छे खासे सेहतमंद इंसान थे, और उनके साथ बेचारा हाँ 7 ईयर का कोई बच्चा था, वो उस तूफान में फंस गया था। उस जो नाव थी, एक जहाज में, जो समुद्री जहाज था उसमें फंस गया था। तो वहां वो लोग बहुत दिनों तक बिना खाने पीने के रहे। ठीक है, बिना खाने पीने के रहे, और बाद में उन्हें ऐसा हुआ कि वो सरवाइव करना उन्हें मुश्किल हो गया। तो उन लोगों ने, दो बड़े बड़े लोगों ने क्या करा, डिसाइड किया कि हम इस छोटे बच्चे की जान ले लेते हैं, ताकि हम अपनी लाइफ को बचा सकें जब तक हमें यहाँ से बाहर ना निकाला जाए। ठीक है, केस पढ़ते हैं। ठीक है, यही सीन हुआ था, लेकिन जब उनको जो है वो वहां से निकाला गया, उस जो समुद्री जो तूफान चल रहा था उससे वो उन्हें बचाया गया, तो कोर्ट ने उन्हें लाइबल किया कि उस बच्चे के मर्डर के लिए उन्हें लाइबल किया गया। ठीक है, पढ़ते हैं। इन रे वर्सेस डुडली एंड स्टीफन केस है। ठीक है, इसमें अक्यूज्ड पीपल ने क्या कह रहा था, इन अ शिप किल्ड अ बॉय एंड एट हिम। यहाँ पर आरोपी जो लोगों ने एक जहाज में एक लड़के की मृत्यु कर दी थी और उसे अपनी जान बचाने के लिए खा लिया। ठीक है, क्योंकि and to save their the own life, no food was available to them। ठीक है, क्योंकि वहां पर उन्हें भोजन जो है वो उपलब्ध नहीं था, जिसमें कोर्ट ने हेल्ड किया कि देयर इज नो राइट टू किल समवन, होमिसाइड कैन नॉट बी जस्टिफाइड। कि इसमें अदालत ने कहा कि किसी को भी मारने का कोई अपराध, सॉरी, अधिकार नहीं, मतलब किसी को भी हमें मारने का कोई अधिकार नहीं है। हत्या उचित जो है वो हत्या को उचित नहीं ठहराया गया। आत्मरक्षा और आत्म संरक्षण की बोला पूर्ण आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ये बोला गया था कि इट वॉज हेल्ड दैट देयर इज नो राइट, आपको राइट नहीं है किसी पर्सन को किल करने का, होमिसाइड एंड कैन नॉट बी जस्टिफाइड। ठीक है, सेल्फ डिफेंस एंड सेल्फ प्रिजर्वेशन नॉट एब्सोल्युटली नेसेसरी। ठीक है, जी गुड़िया जी समझ में आ गया है ये केस? ठीक है, ये हमने जूरिस्प्रूडेंस में भी डिस्कस किया था, वहां तो बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, बट ये पूरा का पूरा कंसेप्ट यही था। ठीक है, यहाँ पर यही हुआ था, जिसमें कोर्ट ने हेल्ड किया था कि आप अपनी लाइफ को बचाने के लिए किसी दूसरे की डेथ जो है वो बिल्कुल कॉज नहीं कर सकती। ठीक है, और उनको मर्डर के लिए बाद में लाइबल जो है वो ठहराया गया था। ठीक है, एंड एक्ट ऑफ ए चाइल्ड, जो कि हमारे सेक्शन 82 एंड 83 हमारे बात करते हैं, डॉली इन कैप्स और पार्सली इन कैप्स से कहते हैं। ठीक है, और
जो हमारा 82 है वो क्लियरली बताता है एन एक्ट डन बाय अ चाइल्ड, कोई भी एक्ट जो है वो किया जा रहा है किसके द्वारा, किसी बच्चे के द्वारा, जो कि क्या है, अप टू द 7 ईयर ऑफ द एज है, इज नॉट एन ऑफेंस, जो कि 7 साल के बच्चे के द्वारा किया जा रहा है वो अपराध जो है वो नहीं है। ठीक है, इसे हम डॉली इन कैप्स भी कहते हैं। एंड आर्टिकल जो हमारा सेक्शन 83 है वो बात करता है स्टेट द क्वालिफाइड इम्यूनिटी, जो कि बताता है 7 ईयर टू 12 ईयर के चाइल्ड के बारे में। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, एक चाइल्ड जो कि क्या है, जिसकी एज 7 ईयर से लेकर 12 ईयर के बीच में है, एज नॉट अटेन द सफिशिएंट मेच्योरिटी, जिसने की अटेन नहीं करी है अपनी सफिशिएंट मेच्योरिटी, टू द जज एंड द नेचर एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ दिस एक्ट देखा जाएगा। मतलब उस बच्चे का जो नेचर है और कंसिक्वेंसेस देखी जाएंगे उस एक्ट की, और इम्यून फ्रॉम द लायबिलिटी, और उसी के दौरान जो है उसे जो है वो दोषी पाया जाएगा। मतलब यहाँ पर आप क्या करते हो, यदि 7 ईयर से, एक तो बोला 7 ईयर से छोटा बच्चा है ना, तो उसे बिल्कुल ही लाइबल जो है वो बिल्कुल नहीं माना जाएगा। लेकिन 7 साल से 12 साल के बीच में है तो आप क्या करोगे, वो नेचर देखोगे कि उस एक्ट का कैसा नेचर है, क्या वो बच्चे कोई वो एक्ट बच्चा कर सकता है या नहीं कर सकता है। और साथ ही साथ देखेंगे कि कई बार होता है ना कि किसी छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, आजकल के बच्चे तो बहुत शैतान है और उनमें मेच्योरिटी जो बहुत ज्यादा जल्दी आ जाती है। तो हम देखेंगे कि 7 ईयर से 12 साल के बच्चों में कितनी ज्यादा मेच्योरिटी जो है, क्या वो बच्चा उस क्राइम को करने के लिए कैपेबल है या नहीं है। ठीक है, तो इस धारा के अनुसार जो 7 साल से 12 साल की आयु के बीच में एक बच्चा जो है अधिनियम की प्रकृति, जो भी उसने एक्ट किया है उसकी प्रकृति और परिणामों को का न्याय करने के लिए पर्याप्त परिपक्वता प्राप्त नहीं कर पाया तो यह दायित्व से मुक्त है। ठीक है, उसके बाद आचरण और इरादे को देखा जाता है। ठीक है, और इंसेनिटी, ठीक है, 82 एंड 83 हो गया है। ठीक है, और इंसेनिटी क्या है, पागलपन। ठीक है, एक्सेप्शन है ये भी, दिस एक्सेप्शन इज फॉर द पर्सन। ठीक है, काफी ज्यादा रहा है अभी तक, यदि नहीं हुआ, ठीक है, काफी ज्यादा स्लाइड्स ये हो जाए ना, इंसैनिटी, इंटॉक्सिकेशन, कंसेंट, कम्युनिकेशन, ड्यूरेस, ये वाला हो जाए तो प्राइवेट डिफेंस हम नेक्स्ट सेशन में भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, इंसैनिटी देख लेते, द एक्सेप्शंस इज फॉर द पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग एन एक्ट ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है, यहां पर ये बोला है कि ये एक्सेप्शंस उस व्यक्ति के लिए है जो कि उस कार्य को करने के समय जो है अस्वस्थ मन का था, अनसाउंड माइंड का था। ठीक है, जब किसी एक्ट को कर रहा है, उस एक्ट को करने के लिए क्या है, अनसाउंड माइंड है। मतलब एक पर्सन जब भी उस एक्ट को कर रहा है तो उस टाइम जो एक्ट किया जा रहा है उस टाइम उसकी मेंटल कंडीशन जो है वो अच्छी नहीं है। ठीक है, अनसाउंड माइंड है और इनकेपेबल है नोइंग द नेचर एंड द कंसिक्वेंसेस, और वो क्या है, इनकेपेबल है, मतलब असमर्थ है नेचर एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, एंड ही इज अनअवेयर दैट दिस एक्ट इज अनलॉफुल। ठीक है, और वो अच्छी तरह से जानता भी नहीं है, उसे जानकारी भी नहीं है कि वो एक्ट जो है वो अनलॉफुल है या गलत है। ठीक है, जो भी उसके द्वारा एक्ट किया जा रहा है वो उस समय किया जा रहा है जब उसकी दिमागी की हालत ठीक नहीं है और वो अच्छा बुरा गलत सलत वो कुछ नहीं जानता। ठीक है, और वो ये भी नहीं जानता कि ये इस एक्ट को करने का आप छोड़ दीजिए। गुड़िया जी क्या कह रहे हैं आप? ठीक है, अच्छा सेशन लंबा हो गया है? नहीं, अभी तो 136 हो गए। ठीक है, बट 30 मतलब 1 आवर 36 मिनट हुए अभी तक तो। ठीक है, कोई बात नहीं, सिर्फ मेरे को कितना 10 मिनट दे दो। ठीक है, उसके बाद जितना होता है उसके बाद हम जो है कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, वो तो नहीं हो रहे हो? ठीक है, इंसेनिटी है बोला, अब पागलपन है बोला है, हमारा एक्सेप्शन है ये कि कोई एक पर्सन जो उस एक्ट को कर रहा है उस टाइम जो उस एक्ट को कर रहा है वो अनलॉफुल और सॉरी अनसाउंड माइंड का था। ठीक है, वो नहीं जानता था कि वो एक्ट जो कर रहा है, ठीक है, उसकी नेचर कैसा है, कंसिक्वेंसेस कैसे हैं, और वो अनअवेयर है उस एक्ट को लेकर कि वो एक्ट जो है वो अनलॉफुल है। एक केस है हमारा मधुकर जी निगाड़े वर्सेस हमारा स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, जिसमें द अनसाउंडनेस ऑफ माइंड मस्ट बी
एट द टाइम ऑफ द कमिटिंग ऑफ ऑफेंस, जहां पर इस मामले में अपराध करते समय जो मन की अस्वस्थता जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, इंसैनिटी का यदि आपको एक्सेप्शन चाहिए। ठीक है, इंटॉक्सिकेशन क्या होता है? एक पर्सन एट द टाइम ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस, एक पर्सन जब भी उस ऑफेंस को कमिट कर रहा है, ठीक है, इज इनकेपेबल है और अननोइंग द नेचर ऑफ दिस एक्ट। वो क्या है कि इनकेपेबल है, वो जानता नहीं है नेचर ऑफ दिस एक्ट को, और दिस एक्ट इज रॉन्ग, ये और जो एक्ट है वो रॉन्ग है और इलीगल है और कॉन्ट्रेरी है ऑफ द लॉ, एंड कैन अवेल द एक्सेप्शन provided at the that the toxic is administered to him or without his knowledge or against the will forcibly। बोला है जो नशे के कारण अपराध करने के समय एक व्यक्ति जो है कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ है, जहां पर एक पर्सन जो है वो असमर्थ है ये जानने में, नोइंग द नेचर ऑफ दिस एक्ट कैसा है। ठीक है, एंड और यह कि उसका कार्य गलत है और अवैध है, या वो ये भी नहीं जानता कि उसका जो कार्य किया जा रहा है वो गलत है, रॉन्ग है और इलीगल है। ठीक है, और कानून के विपरीत इस अपवाद का लाभ वो उठा सकता है, और जो यदि ऐसा है, मतलब इस तरीके से का कोई एक्ट किया जा रहा है, तो वो इस एक्सेप्शन का जो है वो बेनिफिट ले सकता है। ठीक है, और जो भी विषाक्त पदार्थ उसने, जो भी इंटॉक्सिकेशन उसने करा है, वो उसकी जानकारी के बिना है या उसकी इच्छा के खिलाफ है या बलपूर्वक जो है वो किया गया है, या तो बोला है जो भी इंटॉक्सिक एडमिनिस्ट्रेट करा है उसने, तो भी नशा जो है वो कंज्यूम करा है, वो विदाउट द नॉलेज है और अगेंस्ट द विल है और द फोर्सफुली है। ठीक है, और हमारा सेक्शन 86 बात करता है, दिस सेक्शन स्टेट द वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशंस, ठीक है, will only the exempted if he had the some knowledge as would have if not intoxicated। बोला है इस सेक्शन में हमें ये कहा गया है कि वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन कि मतलब एक पर्सन जिसने अपनी स्वेच्छा से नशा किया है तभी छूट दी जाएगी जब उसे वह ज्ञान होगा कि नशे में होने पर इसका मतलब है कि आपराधिक इरादे वाले उस व्यक्ति को इस धारा से जो है लाभ नहीं मिलेगा। मतलब आप यदि नशे में हैं और आपने वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन किया है, अपनी इच्छा से नशा किया है, तो इसका मतलब ये है कि आपको इस एक्सेप्शन से, इंटॉक्सिकेशन एक्सेप्शन से जो बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, then will this mean that person having the criminal intention will not get the benefit of the sections unless intoxication is involuntary। ठीक है, बात करते हैं कंसेंट की। ठीक है, कंसेंट में हमें, ठीक है, कंसेंट में बोला है वॉलंटरी नॉट फिट इंजरिया विच मीन द पर्सन हु कंसेंट एंड हैव द नॉलेज that this something can happen and cannot complain। बोला है कि वॉलंटरी, यदि वॉलंटरी नॉट फिट इंजरिया कि आपको आपकी कंसेंट थी, आप जो काम कर रहे हो आपकी कंसेंट थी कि यदि आप उस एक्ट को करोगे आपको जो है नुकसान हो सकता है, जो कि क्या बताता है, सहमति बताता है, जो है सहमति देता है कि और ज्ञान रखता है कि कुछ हो सकता है। ठीक है, और शिकायत जो है तो वह शिकायत नहीं कर सकता। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, एक जो रेसिंग कार वाला एक प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल, तो आप वहां पर उस प्रोग्राम को देखने के लिए अपनी जा रहे हो। ठीक है, और आपको नॉलेज है कि यदि ऐसा हुआ कि कुछ भी ऐसी सिचुएशन हुई जिससे मेरे को चोट जो है वो आ सकती है, यहाँ पर ये बात की है कि वॉलंटरली आप उसके लिए कंसेंट दे रहे हो कि यदि ऐसा हुआ तब भी मैं क्या करूंगा, कंप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है, एंड इट इज एन एक्सेप्शन है अंडर द आईपीसी। ठीक है, अंडर सेक्शन 87 गिव exemptions and where the consent is given the journal, and but the section 88, 89 and 92 are the exceptions for these case where the act is done in the good faith for the benefit of a person who has given the consent। ठीक है, or in the doing of the act or if any harm is caused when there is no criminal liability intended। बोला है ये आईपीसी के तहत जो ये अपवाद है, जो सेक्शन 87 है उसमें छूट दी गई है, एग्जम्पशन दी गई है कि जहां पर जो सामान्य रूप से सहमति दी जाए, where the consent is given in a journal, but जो हमारी सेक्शन 88 है, 89 है और 92 है जिसमें एक्सेप्शंस दी गई हैं फॉर द केसेस, कुछ एक अपवाद दिए हैं जहां कार्य जो है वो सहमति देने वाले व्यक्ति को के लाभ के लिए अच्छी तरह से किया गया है।
जहां पर बोला है वेयर द एक्ट डन किया गया है इन द गुड फेथ। किसके गुड फेथ में? जिसका कि वो बेनिफिट ले, द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन हु हैज अ गिवन द कंसेंट, जो कि कंसेंट जो है वो दे रहा है। इन द डूइंग ऑफ सच एक्ट इफ एनी, हाँ यदि ऐसा हो कि बोला है जहां पर कार्य सहमति देने वाले व्यक्ति के लाभ के लिए अच्छी तरह से किया जाता है, तो ऐसे कार्य करने में यदि नुकसान होता है तो आपराधिक दायित्व वहां पर नहीं बनता है। ठीक है, ये था हमारा कंसेंट। ठीक है, हाँ इलस्ट्रेशन देख लेते हैं और एग्जाम्पल दे लेते हैं, बस फिर हम जो है वो आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, ठीक है गुड़िया जी। इलस्ट्रेशन क्या है? ए एंड बी बोला है डिसाइड करते हैं टू गो द, बोला है ए और बी जो है वो सहमति से जो एक बेस्को के रूप में जो मनोरंजन पार्क है वहां पर जाने का फैसला करते हैं। ठीक है, ए को चोट लगी, जैसे कि जैसे ही वह यह जानते हुए वहां जाने के लिए सहमत हो गया कि अगर कुछ गलत होता है तो चोट लग सकती है। मतलब उसको नॉलेज है कि यदि कुछ गलत हुआ, समथिंग हैपन रॉन्ग, समथिंग रॉन्ग हैपन, देन माइट गेट हर्ट, देन वी इज सेफ बाय द वर्च्यू ऑफ दिस सेक्शन 87। ठीक है, जिसमें एक और एग्जांपल है कि ए इज अ डॉक्टर है हु परफॉर्म कर रहा है वो सर्जरी ऑन द पेशेंट। ठीक है, विद हिज कंसेंट, और अब उसकी इच्छा से जो है वो उसकी सर्जरी कर रहा है, हैविंग द नॉलेज, और उसे ये भी ज्ञान है कि दैट इट मे कॉज हार्म टू द पेशेंट, बट फॉर द बेनिफिट ऑफ द पेशेंट इन द गुड फेथ ही परफॉर्म द सर्जरी। बोला है कि उसे ये भी ज्ञात है कि इससे रोगी को नुकसान हो सकता है, लेकिन एक अच्छे विश्वास में, गुड फेथ में, वो इस रोगी का इलाज करता है, सर्जरी करता है। यदि कोई व्यक्ति सहमति देने में असमर्थ है तो अपने जीवन को बचाने के लिए या अपने लाभ के लिए यह कार्य जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, बोला है तो अपने उसकी गुड फेथ में उसकी लाइफ को बचाने के लिए जो है वो ये एक्ट जो है किया जा सकता है। ठीक है, ये था कंसेंट का पूरा कंसेप्ट। यहाँ पर सिर्फ इतना है बोला है कि यदि आप किसी भी एक्ट को कर रहे हो और आपको नॉलेज है कि मेरे उस एक्ट को करने के लिए मेरे वहां जाने से मेरे को नुकसान जो है पहुंच सकता है, फिर भी आप जा रहे हो, इट मीन्स जो है वो आप बाद में कंप्लेन नहीं करोगे कि यहाँ मेरे आने से जो है वो मेरे को नुकसान हो गया या कुछ भी हो गया। ठीक है, ये था हमारा कंसेंट का। हमारे एक दो ही टॉपिक रहे हैं, जैसे कम्युनिकेशन हो गया, ड्यूरेस हो गया, ट्राइफल्स और प्राइवेट डिफेंस, बस। ठीक है, इससे ज्यादा जो है नहीं रहा है। ठीक है, आई होप गुड़िया जी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बट आपको ऐसे तो नहीं लग रहा कि आज सेशन कम लंबा थोड़ी लग रहा है, 45 मिनट ही हुए हैं, 1 hour 45 मिनट। ठीक है, कोई बात नहीं, आप बता दीजिए करें जब भी कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, यस गुड़िया जी। ठीक है, तो और जाते जाते मैं दोबारा से यही कहूंगी कि यदि आप इस सेशन को यूट्यूब पर भी देख रहे हैं तो हमारे पेपर 1 पेपर 2 के वेरियस अलग अलग कोर्सेज जो है वो चलाए गए हैं। और यदि आप किसी भी सब्जेक्ट में इनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो हमारा कोड यूज करेंगे, यदि आप कुछ अटेंड, देन आपको 10% ऑफ मिलेगा। जी गुड़िया जी, नहीं, अच्छा सेशन नहीं लगा लंबा। कोई बात नहीं, ठीक है, चलो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच। और